जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दानिश महाजन और रेडियो उड़ान की टीम इस बार पहुंची दिल्ली एआईसीबी रोहिणी में, जहां हमने कवर की विविवा विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। तो उस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में भी बहुत इंटरेस्टिंग इनॉग्रल स्पीच है सेक्रेटरी DEPWD MS जई साहब की। उससे पहले क्वेश्चन आंसर राउंड्स के भी कुछ हाइलाइट्स आपको सुनने को मिलेगी। तो आइए एंजॉय करते हैं मिलके विविवा कॉन्फ्रेंस 2023। तो एक बार फिर से सेक्रेटरी DEPWD MS जई राजेश सर हमारे साथ हैं। अभी रेडियो उड़ान पे आपने उनको सुना और दूर दूर से मुझे फीडबैक आ रहे हैं। आज विविवा की कन्वेंशन है तो सेक्रेटरी साहब हमारे साथ है। सेक्रेटरी साहब, आप अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो कैसे देखते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को? देखिए, मैं भी पहले बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका हूँ, पर आज यहाँ आके बहुत नई चीज़ों का भी पता चला। तो और एक बड़ी खुशी हुई कि बैंकिंग सभी पोजीशंस पे, काफ़ी ऊंची पोजीशंस पे भी जो हमारे ब्लाइंड भाई और बहनें हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जगह पे पब्लिक फेसिंग काम भी कर रहे हैं और कई उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई जो हमारे विभाग से संबंधित है। उसका तो निराकरण हम जल्दी से कर पाएंगे और जो दूसरे विभागों से हैं उसमें भी हम उनके साथ कोलैबोरेट करके बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशंस निकलें। इस कॉन्फ्रेंस से क्या टेकअवेज लेके जा रहे हैं? नहीं, जैसे एक तो पॉजिटिव टेकअवे है कि बैंक्स में आरबीआई ने अच्छे सर्कुलर निकाले हुए हैं। कई बैंक अच्छे से पालन कर रहे हैं, कई अभी पालन करने के रास्ते पे हैं। चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्रमोशंस हो, चाहे रीजनेबल एकोमोडेशंस हो, पोस्टिंग ट्रांसफर्स की बात हो और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देना। उस पर कई लोगों ने जैसे कहा कि ई लर्निंग पोर्टल्स क्लाइंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो पर कई बैंकों ने कहा, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक वालों ने बताया कि हमारा ई लर्निंग पोर्टल बिल्कुल एक्सेसिबल है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से एक तरह से सबको एक स्टेटस भी पता चलता है कहाँ अच्छा काम हो रहा है, फिर वो अपने बैंक में जाके वापस बोलते हैं ये देखो दूसरा बैंक कर रहा है, आप भी करो। तो इनका काफ़ी फायदा होता है। जी, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद दानिश। तो अभी हार्दिक सर हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो सर, इस कॉन्फ्रेंस के क्या टेकअवेज हैं और कितनी इम्पोर्टेंट होती है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस? ऐसी कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ पर अटेंड करी जिसमें पर्सन विथ पार्शियल एंड फुल डिसेबल, स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड लोगों का जो ये विवेवा एसोसिएशन है, इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू लर्न कि सारे विजुअल इम्पेयर्ड लोगों का के जितने इश्यूज़ हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक एसोसिएशन है जो उनका ध्यान रखता है। दिस एसोसिएशन इज़ स्पेशली फॉर बैंक एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो उनके जितने ट्रांसफ़र रिलेटेड इश्यूज़, प्रमोशन रिलेटेड इश्यूज़, उनके अलाउंस रिलेटेड इश्यूज़ जो यहाँ पे हैंडल होते हैं और एस्केलेट होते हैं, वो जानने को मिला। बड़ा अच्छा लगा। वी बीइंग पार्ट ऑफ DFS, वी वुड ऑल्सो लाइक टू असर्टेन कि ये जितने प्रॉब्लम्स इनके राह में आ रहे हैं उनको और हम कितना इजी करें। हमें पर्सन्स विद डिसेबलमेंट के लिए पहले भी हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे ब्रांचेस में हमने रैंप्स लगवाए और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी हमने काफ़ी कार्य किए हैं। बट फॉर विजुअल डिसेबलमेंट, what more accessible we can do, we are trying to do that. अभी जैसे आपने इंटरेक्शन की सबके साथ, तो इश्यूज आए, 3 इश्यूज में आपको समराइज किया। एक तो कन्वेंस अलाउंस है, तो कितने सीरियसली इन इश्यूज को आप टेकअप करेंगे? नहीं, डेफिनेटली कन्वेंस अलाउंस तो 15 साल पहले अपडेट हुआ था। उस टाइम के कॉस्ट्स और उस टाइम के प्रॉब्लम्स को लेकर वो कन्वेंस अलाउंस डिसाइड हुआ था। नाउ वी सिंस द IBA is also represented, so we'll look it positively and we'll try to bring it to reasonable amount, at least what the government employees are getting, वहाँ तक लाने की कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगा इस स्टेज पर। आई एम नॉट एम्पावर्ड टू प्रॉमिस, but we will always try, we will give a fair representation to people with visual disablement. और भी जो इश्यूज आए थे, 2014 का जो सर्कुलर है जो एनकम्पास करता है सारे इश्यूज को,
उस पर भी हम गौर करेंगे और उसका सॉल्यूशन लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने। थैंक यू। सुभाष सर है हमारे साथ। सुभाष सर को आप जानते हैं, एडवोकेट सुभाष वशिष्ठ जी एक्सेसिबिलिटी पर बहुत काम कर रहे हैं, अयोध्या मंदिर को लेके भी, और केब ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नैब से एसोसिएटेड हैं। सुभाष सर स्वागत, कैसे देखते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस को? मुझे लगता है कॉन्फ्रेंस एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। देश भर के जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, अनेक रोल्स पर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एक दूसरे के सक्सेस को शेयर करना और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उसको भी शेयर करना, ताकि मिल बैठकर एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सके और डिसेबिलिटी इंक्लूजन का एक जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सके। आप किस सेशन पे बोल रहे हैं? एक एडवोकेसी सेशन है जिसमें हम लॉ पर बात करेंगे, लीगल रेमेडीज पर बात करेंगे। क्या चेंजेस आए हैं? मतलब आप तो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं इस सेक्टर में, तो आपने देखा बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं और एक दो चैलेंज जिस पर आपकी पहली नज़र की ये अब चेंज होना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज यह आया है कि अभी बैंकों में या इस पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी ऑफ ICT आने की वजह से या इस तरह के इक्विपमेंट्स आने की वजह से एक एक्सेप्टेंस है कि यस एंड देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस कि ब्लाइंड लोग भी काम कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड भी काम कर सकते हैं, इस सेक्टर में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो चेंज आया है वो कि इक्विपमेंट्स, चाहे वो ATMs हों, चाहे वो और टेक्नोलॉजी हो, वेबसाइट्स हों, ग्रेजुअली दे हैव बिकम एक्सेसिबल। तो इससे विकलांग व्यक्तियों का, स्पेशली दृष्टिबाधित व्यक्तियों का, न केवल एज ए ग्राहक कस्टमर के तौर पे नहीं बल्कि एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो उनका एक रोल है वो काफ़ी परिपक्व हुआ है। उनकी एक्टिविटीज़, उनकी भागीदारी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी है। जो चैलेंजेस हैं अभी भी पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस का अभाव, विशेषकर सभी बैंकों के जो HR का जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अभी भी इस बात का अभाव है। तो कहीं कहीं हमें पॉलिसी का वो दिखता है कि पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारी जो लॉ है या उससे रिलेटेड बायलॉज हैं, रूल्स हैं, उससे मेल नहीं खाती। तो रिजर्वेशन जब इम्प्लीमेंट करते हैं या इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं प्रमोशन में या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, वहाँ कहीं ना कहीं अभी भी रीजनल अकोमोडेशन की कमी है, समझ की कमी है, वो अभी दूर करने की जरूरत है। इस तरह के कई केसेस मैं भी हैंडल कर रहा हूँ, मैं भी आज मैं बात करूँगा इस दौरान। मैं वही आपसे पूछने वाला था, एक दो की पॉइंट बताओ अपनी डिस्कशन का। देखिए, इस जो मेजर चैलेंज आ रहे हैं वो ये है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करें रिजर्वेशन को। मुख्य इस तरह के चैलेंज आते हैं कि आप किस चीज़ को रीजनल अकोमोडेशन समझें, किस चीज़ को रिलैक्सेशन समझें। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं रिलैक्सेशन पर भर्ती हो रहा हूँ या रिलैक्सेशन पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, उसका मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, कोटा में डाल दिया जाएगा। तो जो ऑन मेरिट आने वाले बच्चे हैं उनका रास्ता बंद हो जाता है। तो लॉ का जो उद्देश्य है वो है मिनिमम 4% रिजर्वेशन, इसलिए वो मैक्सिमम 4% रिजर्वेशन बन के रह जाता है। राइट। हम इसको बहुत, इस पर हमारी बड़ी पैनी नज़र है। इसको हम थोड़ा सा एड्रेस करना चाहते हैं कि बैंक ये समझें कि ऑन मेरिट, फॉर एग्जांपल यदि फी एग्जम्पशन है, फी एग्जम्पशन के मुद्दे को यदि मैं कहूँ नहीं आपने रिलैक्सेशन ले लिया, आपको ये सीट नहीं मिल सकती। फी रिलैक्सेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सभी SC ST एंड डिसेबल्ड को बराबर से दिया जाता है और कहीं लिखा नहीं होता कि आपने फी एग्जम्पशन ले लिया तो आपको रिजर्वेशन में कोटा में हम कंसिडर करेंगे। कहीं पर एक्स्ट्रा टाइम, जिसको हम कंपनसेटरी टाइम कहते हैं, कहीं पर स्क्राइब को यूज़ करने को, कहीं पर कि आपकी हेल्थ कंडीशन में हमने रिलैक्सेशन किया इसलिए आपको डिसेबिलिटी कोटा में करें। तो इस तरह की चीज़ें मिनिस्ट्री ने, हालांकि हमारे जो मंत्रालय है वहाँ से इसकी गाइडलाइंस निकली हैं, क्लैरिफिकेशन में निकली हैं, बट अभी भी कुछ गैप्स हैं जहाँ पर, क्रैक्स हैं जहाँ पर हमारी गैप्स आ जाते हैं। इसको हमें थोड़ा देखने की जरूरत है, मेरी पैनी नज़र है। और आज भी डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस हम भी हैंडल कर रहे हैं, उसमें इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट हों, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट हो। सो वो हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुभाष सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू दानिश। तो अभी विकास भाई हैं हमारे साथ, AIBC से, जो आप शुरू में एंकरिंग सुन रहे थे, विकास भाई कर रहे थे। विकास भाई कितने इम्पोर्टेंट हैं इस तरह के कन्वेंशंस? नमस्कार साथियों, विविवा के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज मैं सभी अपने उन साथियों से जुड़ा हूं जो बैंकों में अलग अलग पदों पर, अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लगा कि इस मंच पर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से भी लोग जुड़े
और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार की कार्यशालाएं ऐसे मंत्रालयों को, ऐसे अधिकारियों को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे कि सेंसिटाइजेशन है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि ऐप बना दिए जाते हैं, लेकिन ऐप बनाने के साथ साथ उनका कार्यान्वयन कैसे हो, उनके बारे में कैसे जानकारी दी जाए, ये ज़रूर किया जाना चाहिए। जैसे आप नॉन डिसेबल्ड हैं, तो आप डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े, एआईसीबी में आप लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है नॉन डिसेबल्ड लोगों का भी जुड़ना और इस तरह की कन्वेंशंस में पार्टिसिपेट करना? देखिए, मैं 22 वर्षों तक एआईसीबी से जुड़ा रहा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मैंने कौल साहब के सानिध्य में कार्य किया है। मैं ये समझता हूँ कि नॉन डिसेबल्ड का विजुअली इम्पेयर्ड के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कहता हूं कि दे आर मोर एबल देन अस, आई मीन विजुअली इम्पेयर्ड। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हम समझते हैं कि चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन उन चीज़ों को आसान करके किस प्रकार एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हमारे लिए सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, उसे हम सैल्यूट करते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिना नॉन डिसेबल्ड के जुड़े हुए दोनों जो धाराएं हैं वो नहीं चल सकती हैं। वो ज़रूरी है। फीडबैक तो वहीं से आएगा, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और देखिए, जब नॉन डिसेबल्ड जुड़ेगा तो जो डिसेबल्ड की जो कार्यशैली है या डिसेबल्ड जो एग्जाम्पल सेट करेंगे, वो उन्हीं के माध्यम से दूर तक जाएगा समाज में। बिल्कुल, थैंक यू विकास भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, अब मांडवी जी हैं हमारे साथ, तो इस कॉन्फ्रेंस में है। मांडवी जी, स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू। कैसा लग रहा है इस कन्वेंशन में, इस कॉन्फ्रेंस में? बहुत नॉलेजेबल कन्वेंशन है और यहाँ पे सब लोग मिले और सबसे पहले तो जहाँ पे जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो रियली बहुत इंफॉर्मेटिव हैं और उनको सुन के समझ के लग रहा है कि लाइफ काफ़ी आगे शायद बैंकिंग में हमारे लिए स्कोप्स भी खुल जाएंगे और बहुत हेल्प भी मिलेगी आगे। जब आप कन्वेंशन में आई थी तो क्या सोच के आई थी, कौन सा इशू है जो आपको यहाँ पे रेज करना है, क्योंकि आप भी इस सेक्टर में है और बड़े लेवल पे काम कर रही हैं? जो सबसे मेजर इशू है वो तो यही है जो शायद हमारी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के विजुअल इम्पेयर्ड्स हमारे भाई बहन झेल रहे हैं। वो सबसे बड़ा इशू यही है कि शायद हम लोगों की हमारी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमें जॉब्स असाइन नहीं की जाती हैं। तो वही इशू यहाँ पे एड्रेस किया गया है, क्योंकि डिफेंस से भी डायरेक्टर हैं हर्ष सर। तो उम्मीद है कि अभी इन इश्यूज़ के ऊपर भी वर्क होगा, एक्सेसिबिलिटी पे भी वर्क होगा, तो शायद ये इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। बिल्कुल। कर रही हूँ। तो मांडवी जी से हम बात करें। थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे। थैंक यू। तो ये अमर है और खांडू भाई है हमारे साथ। खांडू भाई एसबीआई फाउंडेशन में है, अमर लॉयर है, सभी आप जानते ही हैं, सुनते हैं। बहरहाल ये भी बता दूं कि हम चाय और पकोड़े यहाँ पर साथ साथ खा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो अमर साहब, आप किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं? नरेश जी, वैसे तो मैं यहाँ पे लीगल राइट्स और लीगल ग्रीवेंस रिड्रेसल रेमेडीज फॉर बैंक एम्प्लॉइज़ उस पर्सपेक्टिव पे बात करने वाला हूँ। बट यहाँ पे मेरा आने का ब्रॉडर एजेंडा ये था कि एम्प्लॉइज़, क्योंकि देखिए अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो टीचिंग से भी ज़्यादा आज की तारीख में जितनी ओपनिंग्स हैं वो शायद बैंकिंग फील्ड में ओपन अप हुई हैं पिछले कुछ सालों में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। और कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे हमारे साथ खांडू जी भी हैं, एसबीआई फाउंडेशन ने भी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉइज़ के लिए क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके के इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, वो आई थिंक यहाँ से गैदर करके और उसके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो वो मेरा मेन मोटो है यहाँ पर। अमर, आई टेल यू वन थिंग, आई एम वेरी हैप्पी विद योर द वे यू आर लीडिंग सोसाइटी नाउ। जिस तरह से मिनिस्ट्री में भी अब तुमने अपनी पहचान बनाई है और यू आर वर्किंग डे एंड नाइट। हम लगभग 6 महीने या एक अरसे से चर्चा कर रहे हैं कि शायद इस कम्युनिटी में अब लीडर खत्म हो रहे हैं, लेकिन व्हेन वी सी यू तो एक आस बनती है कि तुम्हें देख के और भी लोग आगे आएंगे। नहीं दानिश, रियली काइंड ऑफ यू। आप लोगों का और आपके लिसनर्स से भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक, इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। तो प्लीज़ कीप देम कमिंग। जितना मुझे पता चलेगा, जितना हम लोग मिलके काम करेंगे, उतना हम बेटर काम कर सकते हैं। बैंकिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है आपको, एक कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंकिंग में दानिश, चाहे हम कस्टमर को देखें चाहे हम एम्प्लॉइज़ को देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी की।
और एक्सेसिबिलिटी केवल हम फिजिकल और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहेंगे। एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे बढ़कर एटीट्यूडनल बैरियर्स को सॉल्व करने की भी प्रॉब्लम है। एटीट्यूडनल बैरियर्स की ब्लाइंड क्या कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो कस्टमर हो। आज जैसे डिजिटल लॉकर्स आ गए हैं, स्मार्ट वॉल्ट टच बेस्ड लॉकर्स आ गए हैं, लेकिन बैंक्स हेजिटेंट होती हैं कस्टमर को ऐसे लॉकर्स देने में जो ब्लाइंड होते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करेंगे, या अगर कुछ हो गया तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा। तो आज भी लोगों के माइंड में जो ये सोच है ना कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की जिम्मेदारी है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। जी खांडू भाई, आपका स्वागत रेडियो उड़ान पे। जी तो बहुत शुक्रिया। कैसा एक्सपीरियंस है इस कन्वेंशन में आपका, आप इसे कैसे देख रहे हैं और आपका सेशन क्या है? बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है एक्चुअली। विभिवा का जो विभिवा की जो ये पहल है, और ये मुझे लगता है पोस्ट कोविड पहली बार ऐसा कन्वेंशन होने जा रहा है बैंकिंग का, विभिवा का, तो बहुत अच्छा है। मतलब लास्ट टाइम एक बार हैदराबाद में हुआ था, लेकिन इस बार जिस हिसाब से राजेश जी ने कहा कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो इनॉग्रल सेशन में ही हमने देखा कि जिस तरीके से इश्यूज़ को पुटअप कर दिया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जो हमारे आए थे राजेश अग्रवाल जी और हरीश सेठ जी, उनके सामने, तो यही बात होती है कि यही प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे हम अपनी बातें रख सकते हैं और जिनका आगे जाके कुछ हल निकल के आ सकता है। आप किस पर बात करने वाले हैं? जी, मैं ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन जो SBI फाउंडेशन रोल प्ले कर रहा है पिछले 5 सालों से, 2017 में हमने शुरुआत की थी इसकी, और हम पैन इंडिया, अक्रॉस द इंडिया सारे बैंक एम्प्लॉयज़ को विजुअली चैलेंज रहे या तो स्पीच एंड हियरिंग रहे, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर ट्रेन टू ट्रेनर के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। तो मानवी जी ये बता रहे हैं कि ट्रेनिंग SBI फाउंडेशन करवाता है पिछले 5 सालों से विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट है। हाँ जी। तो बाकी बैंक भी SBI के मॉडल को रेप्लिकेट कर रहा है, जहाँ SBI के अलावा भी हमारे पास दूसरा मॉडल है? क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि SBI के जो एम्प्लॉयज हैं, डिसेबल्ड एम्प्लॉयज, वो ज़्यादा सशक्त हैं, उनको ज़्यादा काम मिल रहा है। क्या ये एक परसेप्शन है, सही परसेप्शन है, जो आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हैं? बिल्कुल SBI करवा रहा है ट्रेनिंग्स, और बाकी बैंक भी जैसे कि DFS की गाइडलाइंस हैं, DOPT की गाइडलाइंस हैं, तो करवाना तो सभी के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ये DOPT की गाइडलाइंस हैं। कोई भी बैंक इसको नहीं करवाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है। जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जब था, तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फिनेंशियल ईयर में भी ट्रेनिंग्स करवाई थी, सिर्फ इस पेनल्टी से बचने के लिए। तो अभी बैंक्स करवा तो रहे हैं, लेकिन बहुत अप्रोप्रिएटली और जिस ढंग से, जितना फ्रूटफुली उसको करवाया जाना चाहिए, जिस मकसद से करवाया जाना चाहिए, वो उस मकसद से नहीं करवा रहे हैं, वो पेनल्टी से बचने के लिए ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। उसमें कमी कहाँ रह रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से, जहाँ बैंक ही विलिंगनेस नहीं दिखा रहे? प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बैंक भी विलिंगनेस दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सेंसिटाइजेशन का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि क्योंकि संख्या कम है ना डिसेबल्स की, विजुअल इम्पेयर्ड्स की, तो उसके कारण वो एक जो प्रेशर है या वो जो एक उनको भी नीड है, वो उसको वो फील नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। दैट्स द एंटायर इशू जो मुझे समझ आता है। तो आपको लगता है इस पे काम होने की जरूरत है? रेप्लिकेट होना चाहिए ये मॉडल? रेप्लिकेट होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, सिंस मैं मतलब कि SBI की ट्रेनिंग कभी मैंने अटेंड नहीं करी है, बट हाँ मैंने सुना है कि SBI में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। ब्रांच मैनेजर्स को, जितने हायर ऑफिशियल्स हैं, उनको सबको बिठा के ये बताया जाता है कि आपको कैसे, अगर कोई डिसेबल्ड है आपकी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको जॉब असाइन करनी है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, वो सब ट्रेनिंग्स दी जाती है, सेंसिटाइज किया जाता है। तो बिल्कुल अगर और बैंक्स भी या पूरी सोसाइटी भी इस चीज़ को रेप्लिकेट करे तो बहुत अच्छा होगा। खांडू साहब और मांडवी जी, एक लास्ट सवाल मेरा आप दोनों से। हम यहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज़ है, पर्टिकुलरली ये कॉन्फ्रेंस उनको लेके है, लेकिन आज भी हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि बैंक में डिसेबल्ड के लिए लोन लेना, ATM लेना, चेकबुक लेना, लॉकर लेना, ये तमाम इश्यूज, और जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जॉब्स लेना, हम बातें कितनी भी कर लें, लेकिन ग्राउंड पे अभी इन चीज़ों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे देखते हैं इन इश्यूज़ को लेके सेंसिटाइजेशन क्यों नहीं हो रही?
सर जी, एक्चुअली SBI फाउंडेशन अपने लेवल पे सेंसिटाइजेशन इस बारे में करते रहती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ SBI फाउंडेशन अकेली नहीं कर पाएगी, इसके साथ बहुत सारे हाथ जुड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये काम हो सकता है। और जैसे कि आपने जैसे कहा कि जॉब्स का अवेलेबिलिटी देना, तो SBI ने स्पेशली इसके लिए सर्कुलर निकाल दिया है कि जैसे एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उनको उनकी ज्वाइनिंग के साथ साथ उनको जॉब्स दे दिया जाना चाहिए। हालांकि मिलता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वो एक सर्कुलर अभी इशू हुआ है और धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसी बात तो मिलने को लेके है ना, SBI में मैं सैकड़ों एम्प्लॉइज जानता हूँ जिनके पास नहीं है आज की डेट में भी। हाँ, यही मैंने भी अपने बात में यही कहा ना कि ये सर्कुलर निकला है। का किस्सा बताता हूँ अपनी ब्रांच का। अपना नाम बताओ। मोहित नाम है। मैं इंडियन बैंक में एज स्केल 1 ऑफिसर हूँ। लास्ट ईयर मैं खुद ब्रांच में अपॉइंट था। उस एक लड़की है, PhD होल्डर है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर था, उसने PhD कर रखी थी। उसको हमारी एम्प्लॉय, नाम नहीं लूंगा मैं उस लड़की का, उसने बोल दिया तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें ATM नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई तुम ये डिसाइड करने वाली कौन होती है? मैंने उसी टाइम बोला उस एम्प्लॉय को कि उसको ATM क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कहती ये ब्लाइंड है। तो फिर मैंने कहा मेरे को क्यों दे रखा है आप लोगों ने ATM? कहता आप एम्प्लॉय हैं। मैंने कहा इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि मैं एम्प्लॉय हूँ और वो इसको मैंने फिर प्रवेश सर को उठाया अपने जोनल ऑफिस में, DGM साहब से बात करी, जब जाके उस एक लड़की को मैं ATM दिला पाया। इस केस में मैं वहाँ पे था, फिर लड़की को ATM मिल गया। बिल्कुल, मैंने भी ऐसे 5-10 लोगों को मतलब मीडिया कार्ड खेल के दिलाया है। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी जी। जो आपने सवाल पूछा उसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं। जॉब्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। अगर हम ATM और बाकी सब प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो हम कस्टमर्स के एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल। करेक्ट, बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों इश्यूज को, अगर हम खुद ही सेंसिटाइज हों, यहाँ पे लोगों की सेंसिटाइजेशन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपको अपने हक लेने हैं तो आपको अपने हकों के बारे में पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपके हक हैं क्या और आपके हकों के लिए कौन सी गाइडलाइंस बन चुकी हैं। क्योंकि DOPT की ये बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है, वो आज की नहीं है। DOPT की आप छोड़िए, मैं RBI का सर्कुलर भी उस लड़की को दिखाया, कहती है हम नहीं मानते। एक बार वो कंप्लीट कर ले। मैं उसी लाइन पे आ रही थी कि ये होता क्या है ना, कि जो हमारे फ्रंट लाइन पे वर्कर्स बैठे हैं ना, वो लोग ना अपनी फालतू की पावर करते हैं। अगर हम उनके पास वो सर्कुलर लेके जाएं और उनको बोलें कि आप रिटर्न में डिनाई कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी। मैं जिस बैंक में हूँ, ठीक है, मुझे जॉब्स मिला हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नाम फिर से नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक और है मेरे साथ, मेरी को-वर्कर है। ये लाइन मैं काट दूंगा, ठीक है, जरूरत ही नहीं है बोलने की। हाँ ठीक है, काट देना। तो मेरे साथ एक को-वर्कर है मेरी, उनको जॉब्स भी नहीं मिला हुआ, सिस्टम भी नहीं मिला हुआ। एंड शी टोल्ड मी कि मांडवी यार देखना, तू करवा सकती है क्या? मैंने उसका पूरा जॉब्स, मैं सर्कल ऑफिस में हूँ, एडमिन ऑफिस में हूँ, मैंने उसका पूरा जॉब्स सिस्टम सब करवा दिया, क्योंकि IT से मेरी जान पहचान थी, मेरे दोस्त थे वो। और मैंने उसका 10 दिन में पूरा सिस्टम जॉब्स पूरा सेटअप करवा दिया। अब उसकी ट्रांसफ़र हो गई, IT में जो लड़का था मेरा, जो नोन था। अब जो मेरे हायर ऑफिशियल हैं वो उसको भेज नहीं रहे हैं सिस्टम। एंड उन्होंने इसको बोला कि तेरे को अगर सिस्टम चाहिए तो तू खुद उठवा ले। एंड शी इज़ लाइक क्राइंग। और इस बात को हो चुकी है 6 से 7 महीने। वो तब से मेरे को बोल रही है, मांडवी देखना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार राइट्स तेरे हैं, तेरा सिस्टम बन चुका है। exactly. उसको सर्कुलर मैंने दे दिया, लेकिन वो बोलते हैं ये मुझे डांटेंगे, ये मुझे ये करेंगे। अब देखिए, आवाज तो आप ही को उठानी पड़ेगी ना। हाउ कैन आई से देम एनीथिंग? तो इस तरह की कन्वेंशंस क्या कुछ चेंज करेंगी? इस तरह यहाँ से हमें कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग ग्रास, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ तक जाना होगा। तो यहाँ पे वो जड़ें अवेलेबल है ना। DFS के अगर ऑफिशियल्स हैं, एटलीस्ट उनके कान तक तो ये इशू पहुंच रहा है कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है, सीन ऐसे चल रहे हैं आगे फील्ड में। तो कल को अगर कोई इशू होगा, खड़ा होगा, तो एटलीस्ट दे कैन से समथिंग, दे कैन गिव देयर इनपुट्स। अदरवाइज वो खुद ही सेंसिटाइज नहीं होंगे तो वो हमारे लिए क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अरे यार ये लोग टाइम पास करते रहते। जैसे आज हार्दिक साहब ने बोला कि ये मेरे जहन में भी नहीं था कि 400 रुपया मिलता है, 1500। एक में एम्प्लॉय है हमारे रेलवे में, उसको कार लोन देने से हमारा ब्रांच मैनेजर मना कर रहा था। वो भी बोला होगा कार में खोच लाऊंगा। नहीं, ड्राइवर भी था ना। तो ड्राइवर का वो ये पे
कह रहा था मेरे को कार लोन चाहिए, तो उसको कहता ब्लाइंड हो, हम आपको कार लोन नहीं कर सकते। उसको सर्कुलर वगैरह में दिलाए तो हमने उसको कार लोन हमने प्रोवाइड करवाया खुद। लेकिन अगर हम उस ब्रांच में नहीं है, हर ब्रांच में हर ब्लाइंड पर्सन तो नहीं रह सकता ना कि उनकी आवाज उठाने के लिए। उनकी आवाज उठाने के लिए ब्लाइंड को नहीं, ब्लाइंड कस्टमर भी तो खुद उठा सकता है ना। लेकिन कुछ आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। कस्टमर्स उठाते हैं और कुछ कस्टमर्स नहीं उठाते। जो नहीं उठाते उनके देखो, वो तो मैं बोलती हूँ जो नॉन डिसेबल्ड भी हैं, अगर वो अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे काम होगा? ये तो सोसाइटी में हर अच्छा पॉइंट दिया है कि वन नीड्स टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट देयर ओन राइट्स आल्सो, और सोसाइटी को अमर कुछ आप भी ऐड कर रहे थे? बिल्कुल गणेश, मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बोलना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हम आज इतना हम अधिकारों की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, हमारे कानून में एक ये प्रावधान है कि रीजनेबल अकोमोडेशन हर इंसान को मिलनी चाहिए। हमें ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है। जैसे अभी इन्होंने इशू बताया कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं मिलता ज्वाइनिंग के बाद में। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आपके HRMS में आपकी डिसेबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। डिस्क्लोज होते ही आपके पास में एज एन एम्प्लॉई एक सपोर्ट पोर्टल या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे आप केवल कॉल करके या इन्फॉर्म करके किसी भी चैनल के माध्यम से कि मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मुझे इस असिस्टिव डिवाइस की या इस असिस्टिव सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। और जैसे ही वो टिकट रेज होता है, उसका प्रॉपर एक SLA जिसे हम कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो जिसे हम कहते हैं, कि आपको इसको इस इशू को इतने टाइम में रिजॉल्व करना है, उसका प्रॉपर वैसे ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। ये एक पहली चीज़ करने की ज़रूरत है, जिसे हम अकोमोडेशंस की बात करते हैं, जो हम एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप कस्टमर्स की बात करते हैं, तो जब आप अकाउंट ओपनिंग के लिए जाते हैं, अब क्या होता है कि एक चीज़ तो होती है बैंक एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज करना, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि जो ई लर्निंग पोर्टल्स, आजकल ई लर्निंग पे RBI बहुत जोर दे रहा है, IBA बहुत जोर दे रहा है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। और ई लर्निंग पोर्टल में जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें से एक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कस्टमर्स विद डिसेबिलिटीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, उनकी क्या एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी रखनी ज़रूरी है। आई नो कई बार ये ट्रेनिंग चेक बॉक्सेस बन के रह जाती है कि एम्प्लॉय केवल नेक्स्ट क्लिक करके और क्वेश्चन का आंसर दे करके पास करने की कोशिश करता है, बट जस्ट बिकॉज वो एक सब्जेक्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के माइंड में रहेगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। एग्जैक्टली। चाहे 2% ही इम्पैक्ट हो उसका, मैं कहता हूँ 5% भी बड़ा इम्पैक्ट है, 2% भी इम्पैक्ट हो, वो 2% भी एक विजिबल इम्पैक्ट होगा। ये ई लर्निंग की, ये जहाँ तक बात है। कस्टमर्स की जहाँ तक बात है, इसके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आपके जो फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, आप उसमें डिसेबिलिटी कैप्चर करिए। आप अगर डिसेबिलिटी कैप्चर करेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाता है इज द कस्टमर पर्सन विद डिसेबिलिटी येस और नो, एंड इफ येस व्हाट इज द डिसेबिलिटी टाइप एंड द परसेंटेज, अगर आपको इतना भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो आप पहली बात तो जो अगर मना कर रहा है कि ये फैसिलिटी इनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसको पहली बात तो ये पता चलेगा कि इस कस्टमर का भी चाहे अकाउंट खुल सकता है, चाहे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, चाहे डेबिट कार्ड मिल सकता है। हर फॉर्म पे ये डिस्क्लोजर जाना जरूरी है। जैसे ही वो डेटा जाएगा, उससे बैंक को डेटा मिलेगा कि मेरे पास कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, और जब उनको उनसे रिलेटेड सर्विसेज की बात आती है तो उनको क्या, जैसे ही आप अगर मान लीजिए ब्रांच में जाते हैं, किसी ब्रांच में सपोज अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कार लोन नहीं दिया, अगर वो कस्टमर का कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के अकाउंट पुल अप करते हैं और उसे शो करता है दैट दिस इज विजुअली इम्पेयर्ड अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट एंड व्हाट सर्विसेज दे आर एंटाइटल्ड टू, और वो अगर प्रोसेस उनको सामने दिख जाए, आई थिंक ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये चीज़ें थोड़ी पर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो आपने बोला अमर, फर्स्ट पॉइंट, मेरे बैंक में एग्जैक्टली ये सिस्टम है कि इतने दिन में ये चीज़ रिजॉल्व होनी चाहिए, ये क्वेरी रिजॉल्व होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी टाइम लिमिट भी है, और अगर उस टाइम लिमिट में वो नहीं होता तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लाइक देयर इज़ वन मोर क्लिक, आप प्रोटेस्ट करो। अगर फिर भी नहीं होता तो आपके पास एक ग्रीवियंस सेल भी है, लेकिन वो तो कुछ नहीं होता नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और ये जो सिटीज में आप ये चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया में भी तो है, ब्लाइंड्स काफी रहते हैं, प्रॉब्लम मेन वहाँ पे है। मेट्रोज में हम समझ लेंगे, लेकिन रूरल और सेमी अर्बन एरिया सहमति रखता हूँ, अमर की बात से थोड़ा सा सहमति रखता हूँ, क्योंकि देखो ये चीजें मैंने तो नहीं कही देखी है कि किसी फॉर्म पे मेंशन किया कि होता है, फॉर्म पे, हर फॉर्म पे मेंशन होता है, ओपनिंग फॉर्म पे होता है थंब, और उसमें भी डिसेबिलिटी का नहीं होता, उसमें सिग्नेचर में होता है थंब इम्प्रेशन स्लैश सिग्नेचर। नहीं, वहाँ पे डिसेबिलिटी का होता है, और मतलब कि PNB का है, मैं 100% श्योर, स्पेसिफिक बैंक्स में वहाँ पे ये मिनी कन्वेंशन यही हो जाएगी, अब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर द पॉइंट। अमर, लास्ट पॉइंट जो आपका सेशन है उस पे क्या की हाईलाइट
साइड से क्या आप करने वाले हैं उसमें? देखिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल्स के लिए एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ दानिश इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉय आप अपने सिस्टम के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, आप अपनी जॉब भी सिक्योर करना चाहते हैं। उस केस में आप कैसे, जैसे इंडिविजुअल्स हमारे जैसे हैं, उनके थ्रू पार्टनर करके हम, मान लीजिए आपको बिना कोट करे अगर हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें कि हमने एक रिसर्च करा, हमने एक सर्वे करा, उससे हमें ये फाइंडिंग्स मिली, उस बेसिस पे अगर हम चेंज करा सकें, या हम पॉलिसी लेवल पे काम कर सकें, या हम इस टाइप की एसोसिएशन जैसे विविवा हैं, इस टाइप की एसोसिएशन से पार्टनर करके, कोलैबोरेट करके अगर हम चीज़ों को उठा पाएँ तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होगा मेरी नज़र में। उसके लिए हम रेमेडीज़ की बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें की जा सकती हैं। आजकल का जो बैंक का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हर नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि नौकरी मेरी बची रहे। बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा जो इनिशिएटिव लेना भी चाहते हैं ना बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह जो होते हैं, मेरे हिसाब से जितना मैंने 5 साल नौकरी करके जाने, वो बचते हैं काफ़ी चीज़ों को लेके, कि जिससे अगर कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर बात ना आए, क्योंकि आजकल शो कॉज नोटिस तुरंत दे देता है बैंक। तो बिल्कुल ये हमने एक चर्चा की और सबके व्यूज़ लिए। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर एवरीवन। लेकिन यहाँ से एक टेक अवे उन लोगों के लिए भी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में कोई यूनियन नहीं है, वहाँ किसी तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और एक रेप्लिकेट मॉडल स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू करवाना चाहिए। ये एक बड़ा टेक अवे हम ले सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सदगुरु हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाहूँगा। आरआरबी के बिहाफ पे मैं बड़ौदा यूपी बैंक में हूँ, एज एन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो मेरे बैंक में क्या है कि अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बहुत दूर की बात है, पोर्टल एक्सेसिबल है या नहीं है वो तो बहुत दूर की बात है। मेरे तो बैंक ने साफ कह दिया कि हम जॉब परचेज ही नहीं करेंगे, आपसे कोई काम होता है तो करिए, नहीं तो आराम से बैठिए, हम सैलरी दे रहे हैं आपको। तो ये बहुत बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है एक एम्प्लॉय के लिए कि उसका एम्प्लॉयर उसको ये बात बोल रहा है कि हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने टेकअप किया ये मैटर विविवा के साथ? बिल्कुल नहीं, विविवा के साथ तो अभी नहीं किया है, और आज मैं इसको करने की सोच रहा हूँ, और इसीलिए मेरा मेन कारण आने का आज यही था बिल्कुल कि मैं इस मैटर को रखूँ, विविवा के संज्ञान में लाऊं, और अगर वो इस मैटर को कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आरआरबी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और उनका तो सर्कुलर तक है कि हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करेंगे। ऐसा मैंने खैर एक्सेस तो नहीं किया है अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर, लेकिन मुझे इंटरनली ये पता चला है कि बैंक की पॉलिसी है रिटर्न में कि वो कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप इस मुद्दे को उठाए और होपफुली आई थिंक विविवा विल टेक एक बात जोड़ना चाहूँगा मैं दानिश जी, और अमर से भी आप बात कर सकते हो। बिल्कुल, अमर यहाँ है। SBI फाउंडेशन ने एक्चुअली आरआरबीज के साथ टाइप किया है, और ये जो इन्होंने बात कही वैसे माइंडसेट एक्चुअली हमने भी कहीं आरआरबी का देखा, लेकिन सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। 2 आरआरबी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण विकास बैंक, जिनकी हमने ट्रेनिंग की और उनके जो टॉप एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए सेंसिटाइजेशन किया, और उनके सारे एम्प्लॉयज़ को अभी जॉब मिल चुका है। ग्रेट। तो आई थिंक यू विल आल्सो प्ले अ रोल सतगुरु जी के इशू में। श्योर। तो गेट इन टच, अमर भी हैं डेफिनेटली, और विविवा के साथ भी आप मैटर उठा सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सतगुरु जी। तो अभी लंच भी चल रहा है और परवेज भाई हैं, आज इन्होंने वोट ऑफ थैंक भी डिलीवर किया है और अपने बैंक में कैसे काम करते हैं वो भी बताया है। तो इस कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बताओ परवेज भाई, हमें कैसा एक्सपीरियंस अभी तक आपका है? सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप पर्सनली कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, यहाँ पे दिल्ली में आज हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और हमारे पास पार्टिसिपेंट जो हैं वो रीजनल रूरल बैंक से लेके आरबीआई से लेके सारे बैंकों से और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास पार्टिसिपेंट जम्मू एंड कश्मीर से भी आए हैं। हमारे पास पार्टिसिपेंट आंध्र प्रदेश और केरला और तमिलनाडु सारे राज्यों से, वेस्ट में चले जाइए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये एक बिल्कुल एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ आपस में आके अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं, अपने चैलेंजेस शेयर कर रहे हैं, उन चैलेंजेस का सोल्यूशन ढूंढने का हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक का सेशन बहुत अच्छा गया। MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उसके अलावा हमारे साथ कॉल सर भी थे, प्रशांत रंजन वर्मा जी थे, सभी लोग आए और काफ़ी उन लोगों ने भी हमारे प्रयास को सराहा और हमें आगे योगदान देते रहने का जो है भरोसा जताया है। इस कन्वेंशन से क्या निकलेगा, स्ट्रेटजी क्या है? जी,
देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोग जो इतना एफर्ट कर रहे हैं, ये इसे आगे हम निकाल क्या सकते हैं। तो हम लोगों के आपस में जुड़ने, एक जगह, एक मंच पे आके, एक स्थान पे आने से हम लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंस, तो उससे एक तो ये है कि हम एक दूसरे की समस्याओं को समझ पा रहे हैं, और उन्हीं में से हम लोग जो अपनी बातें, अलग अलग इंडिविजुअल जो अपनी बातें बोल रहे हैं, उसी से दूसरे इंडिविजुअल्स भी अपनी समस्याओं के हल निकाल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, हर बैंक का एनवायरनमेंट अलग है, एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैनेजमेंट का माइंडसेट जो होता है, पर्सपेक्टिव होता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, या बिजनेस भी हर बैंक का अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अपने काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे की बातें सुन के वो देख रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे जो चैलेंजेस रह जा रहे हैं, जो रिमेनिंग चैलेंजेस हैं, उनका सोल्यूशन भी हमें आने वाले टाइम में ढूंढना है। उसके लिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, और होपफुली हम लोग साथ में जो चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, उसके थ्रू हम आगे आने वाले टाइम में जो हमारे अभी की जो रिमेनिंग चैलेंजेस हैं, उसका भी हम लोग हल ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल परवेज भाई, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और AICB का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है कि आप AICB से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वेन्यू प्रोवाइड करवाया है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे हैं, और माहौल भी काफ़ी लाइवली रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, मैं AICB के लिए कुछ कह देना चाहता हूँ। देखिए, पद्मश्री परम आदरणीय श्री जेल कौल साहब, जनरल सेक्रेटरी AICB, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया था यहाँ के लिए, वो तुरंत मान गए, और न केवल उन्होंने अपना जो असेंबली हॉल हमको दिया है, बल्कि हर कदम पे हमारी लिए हेल्प कर रहे हैं वो, और हर चीज़ में उनका सहयोग रहा है। AICB का, कौल सर का मार्गदर्शन रहा, सहयोग रहा। और हम लोग विविवा टीम की ओर से, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं, और हमारे लिए, हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आने वाले कई दशकों और सदियों तक रहेंगे। बिल्कुल, बेशक। तो परवेज भाई को सुन रहे थे आप, जनरली भी आप रेडियो पे सुनते हैं इन्हें, तो बातचीत का दौर हमारा जारी है। थैंक यू परवेज भाई। थैंक यू। तो अब हिमांशु साहू जी हैं, जनरल सेक्रेटरी, और कन्वेंशन बहुत सफल चल रही है, और अब लंच के बाद के कुछ सेशन हैं, तो हो सकता है बाद में ये पकड़ में ना आए, तो मैंने अभी पकड़ा इनको लंच पे ही। हिमांशु भाई, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सफल है प्रयास? बस दानिश जी, ये सब तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि सफल है कि नहीं। हम बस प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारे ऑडियंस जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें ये जज करना है कि कितना फ्रूटफुल, कितना रिलेवेंट ये सारा जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, उनके डे टू डे जो इश्यूज है, उनके रिलेवेंस में ये मतलब एक प्रयास के रूप में वो देख पा रहे हैं। यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी डायरेक्टर साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब भी आए थे, MSJ, तो काफ़ी जो आपकी की डिमांड थी, और ख़ास तौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपके जो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है, उसको लेके भी प्रॉमिस किया कि टेकअप करेंगे बहुत स्ट्रिक्टली। तो लग रहा है कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं और हायर अथॉरिटी से आती है, कि एक कन्वेंशन का जो सोचा होता है वो सफल हो जाता है। जी, हम आभारी हैं MSJ सेक्रेटरी श्री अग्रवाल साहब का, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग डिवीजन डायरेक्टर सेठ साहब का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हम ये भी कहेंगे कि बहुत ही क्विक नोटिस पे भी उन्होंने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और जो समय उन्होंने आधे से 1 घंटे का दिया था, उसके जगह पर उन्होंने 2 घंटा हमारे कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टिसिपेंट के संग में डिस्कशन भी किया, बातें भी की, सभी की बातें सुनी भी, और अपने भी सारे प्रयास के बारे में सामने रखा। तो इतना सब के बाद तो हम ये जरूर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इश्यूज हमने रेज किए हैं, जो फाइनल इस कॉन्फ्रेंस के बाद के जो रेजोल्यूशंस होंगे, जो हम उन्हें सबमिट करेंगे, उस पे वो अपनी प्रायोरिटी दे के इस पे ध्यान देंगे, और इसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क किया जाएगा। हम लोग तो ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ही उनके संग एक लाइजनिंग करके दोनों मिनिस्ट्रीज के संग में अपने साथियों को हम जो रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं वो हम कराएंगे। यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे घर? यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ जो हम लेके जाएंगे दानिश भाई, वो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो उस लेवल का कि नहीं, हम अकेले अपने ब्रांचेज में अपने सीट पे नहीं बैठे, हमारे जैसे सैकड़ों हजारों हमारे साथी बैठे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो भी हैं, हम भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम यूनाइटेड हैं, और हमारे संग में रिलेवेंट जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक एंड गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो भी हमारे संग में आके खड़ा हो रहा है। कोई चैलेंज फेस करना पड़ा आपको इसको ऑर्गेनाइज करने में?
चैलेंज तो बिल्कुल नहीं कहेंगे दानिश जी, ईश्वर की कृपा जहाँ होती है, जहाँ सभी का साथ होता है, चीज़ें खुद ब खुद हुई चली जाती है। आदरणीय जेएल कौल साहब से एक रिक्वेस्ट में उन्होंने हमारे लिए हॉल का अरेंजमेंट किया। हमने यहीं से लोकल्स में जितने भी अरेंजमेंट्स सब बहुत अच्छे से किए। सारे पार्टिसिपेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देश के कोने कोने से आए, विभिन्न बैंकों से आए। हाँ, यह फिजिकल एक रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे कौन मैनेज करेगा, तो उसके लिए भी हमारे वॉलंटियर्स ऑल इंडिया में हैं ही, तो यहाँ दिल्ली में भी थे। हम लोग खुद 2-3 दिन से आके यहाँ डटे हुए हैं, तो वो सब कुछ हो गया। आप सभी लोग का साथ है, पार्टिसिपेंट्स भी बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो ऐसा कोई ग्लिच तो हमने फेस नहीं किया, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। अगली कन्वेंशन कब होगी? बस जब हमारे ऑडियंस, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे साथी चाहे। कोशिश तो अब यही करेंगे कि 3 साल नहीं, 3 साल में जनरल बॉडी मीटिंग तो करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट साल में एक बार जरूर करें। देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जाएं, सभी को संघ में जोड़े और उन्हें भी एडुकेट करें और संघ लेके आगे बढ़े। आपके टॉपिक्स पे बहुत मजेदार और बहुत रेलिवेंट है, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ा? काम तो करना पड़ा, क्योंकि चूंकि हम सब बैंकिंग प्रोफेशनल है, तो हमें बहुत गूढ़ तरीके से पता है कि इश्यूज क्या है, और इसमें हमारा एक वाइड लाइक रेंज ऑफ टीम का भी एक पार्टिसिपेशन है। हमने पास्ट में ही हमारे जितने भी स्पीकर्स है सबसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किया, सभी से हमने उनके जो व्यूज़ है वो साझा किए। उन व्यूज़ से जो फर्दर क्वेश्चंस आए उनको भी हमने नोट डाउन किया, और उसके परिणाम है कि यहाँ पे एक सार्थक डिस्कशन और सारा प्रोग्राम सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू रेडियो उड़ान। हमारे साथ दीपक हैं, एज ए पार्टिसिपेंट वो इस कॉन्फ्रेंस में। दीपक, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? दीपक, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस जो बीबीवा ने ऑर्गेनाइज की है यहाँ, और उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है एआईसीबी, और बहुत अच्छी है। इसमें हमें बहुत जानकारी मिल रही है। मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है। कौन से बैंक में? 2022 में यूको बैंक में सर, एज अ प्रोविजनली ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया है। तो अभी जो इशू यहाँ पे उठाए गए हैं, आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे? जो उसके अलावा भी आपका कोई इशू है, जैसे कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, उसके अलावा आपको क्या लगता है कोई इशू है? लगभग यहाँ जो भी एक्सपर्ट आए थे, हमारे बीआई जितने भी साथी आए थे, हमारे सीनियर्स, उन्होंने जो भी इशू उठाए वो सारे ही इशू ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, या हमें उसको सहना, कहीं ना कहीं हम उसको सहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इशू ऐसा छूट गया है। बाकी अभी कॉन्फ्रेंस बाकी है, तो बहुत सारे इशू लिए जाएंगे। बाकी जो आज सुबह का सेशन हुआ उसमें वो सभी इशू जो हमसे जुड़े हैं वो रखे गए। ब्लाइंड बैंकर्स के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस कितनी जरूरी हैं? ब्लाइंड बैंकर्स के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस सर बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि समय समय पे होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये 2023 की ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है एआईसीबी विटाली में, ये भारत के अदर स्टेट्स में सभी जगह होती रहनी चाहिए समय समय पे। थैंक यू दीपक, हमसे बात करने। ओके, शिवम है हमारे साथ, शिवम अग्रवाल। शिवम, कौन से बैंक से हैं आप? सर, मैं पंजाब नेशनल बैंक से रोहतक से। कितना इम्पोर्टेंट है ये कॉन्फ्रेंसेस? सर, ये कॉन्फ्रेंसेस सर आजकल के टाइम पे तो बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज क्या है कि सर हमें डे टू डे वर्किंग में हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन जुड़ने का मेरे करियर में ये फर्स्ट टाइम है। आपका क्या मुद्दा है? आप किस इशू को यहाँ उठाने आए हैं? सर, एक तो इशू है, बहुत सारे जो बेसिक इश्यूज तो यहाँ पर रेस कर ही दिए हैं, बट कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज और भी हैं, जो एक तो एक्सेसिबिलिटी का इशू है और ट्रांसफर्स का इशू वो तो चलो डिस्कस कर लिया हमने। आपके लिए मेजर इशू क्या है जब आप बैंक में काम करते हैं? सर, मेरे लिए जो मेन इशू है वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। एक विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय जो है वो उतना ही काम करता है जो एक नॉर्मल कोलीग करता है, साइटेड कोलीग करता है, बट उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो एक साइटेड पर्सन करता है और एक विजुअली इम्पेयर्ड करता है। जैसे कि फॉर मी, मैं अगर कॉलिंग करता हूँ तो मैंने अगर 15 कॉल्स करके अगर मेरे कॉल करने से 10 लोग आ भी गए तो भी मुझे उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जितनी एक नॉन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को दी जाएगी। तो सोशल एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज्ड। यस सर, बिल्कुल। इस पर आप यहाँ पर बात करेंगे? बिल्कुल सर। थैंक यू शुभम, हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अनन्या फाउंडेशन से तरसेम मैम है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं,
ऑर्गेनाइजेशन की अनन्या फाउंडेशन वॉलंटियर प्रोवाइड करवा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। मैम आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। कैसी लग रही है ये कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छा लग रहा है और नई बातें जानने को सुनने को मिल रही हैं जो आज तक हमने बिलीव भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ड हमारे लिए बिल्कुल नया है, ब्लाइंड। तो ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपकी पहली कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल। तो आप शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, या बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है? सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या लेटेस्ट सीखने को मिल रहा है फॉर एग्जांपल? सर फॉर एग्जांपल अभी जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी जो हम एक एज अ रेगुलर पर्सन यूज़ करते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड्स के लिए अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। जैसे अभी कई पैनल डिस्कशन पे कई लोगों ने बताया कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि साइन करने के लिए भी उनको एक बंदे की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट पे कहाँ साइन करें। तो ये छोटी छोटी हर्डल्स हैं कुछ। अभी पहले सर ने बताया कि जो नोट है, नोट को पहचानना भी उनके लिए मुश्किल होता था, तो उसमें भी काम हो रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ब्लाइंड्स लोग या डिसेबल लोग कैसी कैसी चीज़ों को फेस कर सकते हैं। अनन्या फाउंडेशन क्या करती है? सर अनन्या फाउंडेशन जो है, हमारे कई प्रोजेक्ट्स चलते हैं। एक तो ओल्ड एज होम के लिए हम काम करते हैं, वहाँ पे हमारा मंथली का राशन उनको जाता है, दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, और उनकी जो वेलबींग होती है वो डे टू डे बेसिस पे हम लोग उनको ट्रैक करते रहते हैं। दूसरा वुमेन हाइजीन पे भी काम करते हैं, जिसमें हम सैनिटरी पैड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये हमारी तरफ से। और तीसरा है चाइल्ड केयर पे भी काम होता है, जिसमें कि कई चिल्ड्रन जो होते हैं जो थोड़ा सा वीक सोसाइटी से होते हैं, और उनके लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं, साइकोलॉजी क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, वो हमारी ऑफिस में ही कंडक्ट की जाती है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। तो कोल सर है हमारे साथ अभी, तो कोल सर से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कन्वेंशन को लेके। तो कोल सर स्वागत रेडियो उड़ान पे। और इस तरह की कन्वेंशन कितनी ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आगे आने वाले जो और बैंक में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी समस्याएं वही हैं जो कि नेत्रहीनों को भुगतनी पड़ रही हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। तो ये अगर वो लोग समझ पाते हैं, और इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है कि ऑनलाइन एक क्लास लगाएंगे ये महीने में एक बार, और ऐसे लोगों के लिए जो बैंकों में काम करना चाहते हों। और ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से प्रपोजल है इनकी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये हुआ तो इससे बहुत सारे नेत्रहीन लोगों को फ़ायदा हो सके। तो सर ये कन्वेंशंस कब सफल मानी जाती है? आप जैसे आज का ये कन्वेंशन इवेंट है, तो इसके बाद इस कन्वेंशन के बेस पे आपको लगता है कि प्रपोजल जहाँ मेमोरेंडम सबमिट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात तो अपनी जगह है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से तो जो इन्होंने प्रपोजल कहा है कि हम बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से देंगे, तो वो अगर वो देते हैं और उसको फॉलो अप करते, तो फॉलो अप अगर नहीं करते तो देखिए इस तरह की कन्वेंशन तो कितनी ही होती रहती हैं, तो हर साल होती है, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये इतना पैसा खर्च करने के बाद उसको लगातार फॉलो अप करते हैं, तो अगर दो चीज़ें भी हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से दृष्टिबाधितों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सेक्रेटरी साहब आए थे आज, आपकी ब्रेल देख के गए हैं लाइब्रेरी जहाँ पे ब्रेल प्रिंटिंग होती है, तो कोई एश्योरेंस उन्होंने दिया? नहीं, उनको तो देखिए हमारी एक मशीन वो ले जा रहे थे, और मैंने उनसे ये बात कही कि भाई ब्रेल मशीन, एक ब्रेल एम्बॉसर जो है जो गवर्नमेंट ने दिया था, वो वापस ले जाने की बात कही है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि वो जाएं वहाँ पर, देखें कि भाई किस तरह से 6 मशीनें काम कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि भाई अगर क्या इसी तरह से 8 घंटे चलती हैं ये? मैंने साफ सच्चाई बात कही। मैंने कहा कि अगर आर्डर होते हैं तो मिलती है, चलती है, लेकिन अगर आर्डर नहीं होंगे तो कैसे चलेगी? बिना आर्डर के तो बिना कागज़ इतना महंगा है, आपको बता ही चुके हैं, तो वो कैसे चल पाएगी। एआईसीबी का इस कन्वेंशन में क्या रोल है? एआईसीबी का कन्वेंशन में सिर्फ इतना ही रोल है कि ये हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं ज़्यादातर,
और हमसे इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस हॉल मांगा था और वो हमने निःशुल्क रूप से इनको दिया है और इससे ज़्यादा और कोई रोल नहीं है। बाकी ये स्वतंत्र हैं अपने कामकाज को करने में, जिस तरह से ये कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। सर बहुत सारे जो इसमें जो बैंकिंग सेक्टर में है वो AICB से ट्रेनिंग करके गए हुए हैं और आज बड़े बड़े पदों पर है, तो जब आप उनको देखते हो तो लगता है कि मेहनत सफल है? निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है कि भाई ये लोग कहाँ कहाँ पर पहुँच गए हैं और निश्चित रूप से इनका सफलता हमारी सफलता है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। वेलकम। चलिए, तो अब राजेश असुदानी साहब हैं हमारे साथ, इनको आप रेडियो पे सुनते रहते हैं और विविवा के प्रेसिडेंट हैं। तो राजेश सर, पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही सफल इवेंट आपका हुआ है। धन्यवाद दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेटिस्फाइड है आप? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हमारा प्रयास रहता है, तो लॉकडाउन के बाद पहली बार ये नेशनल कन्वेंशन हमने किया है और थोड़ा और अच्छा लगता, उपस्थिति और ज़्यादा होती, और ज़्यादा लोग आते, लेकिन आजकल शायद लोगों को ऑनलाइन की आदत हो गई है तो ऑफलाइन थोड़ा कम पसंद करते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आया करें और मिला करें, जुड़ा करें। जो मेजर आपकी बातें थी, जो आपने सुबह प्रोस्पेक्टिव बांधा, जो हम अपने लिसनर्स को भी इस कवरेज में सुना रहे हैं, जी। तो बहुत ही इंस्पायरिंग था। और सेक्रेटरी साहब थे हमारे पास MSJE, हाँ जी, और साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने आपकी बातों का संज्ञान लिया है बहुत सीरियसली। तो आपको लगता है कि उससे ही आपकी आदि कन्वेंशन तो सफल हो गई है? बिल्कुल, बहुत एक सफलता शुरू में ही मिली। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो एक जो लाइजनिंग एस्टेब्लिश हमने कर ली, हम फॉलोअप रखेंगे उनका, ये तो अब उन्होंने यहाँ कह दिया ज़रूर, पर हम बाकायदा एक मेमोरेंडम बना के, रिप्रेजेंटेशन बना के जो सारे इश्यूज हैं वो उनके सामने रखेंगे, उनके समक्ष, जैसा हमने 2016 में एक रिपोर्ट भी रखी थी। तो इस तरह से एक मिनी रिपोर्ट बना के हम समय समय पे उनसे मिला करेंगे, बात किया करेंगे। और हम चाहेंगे कि मेनली जो कंप्लायंस है, सर्कुलर तो इशू हो जाता है, पर उसका जो कंप्लायंस अगर मिनिस्ट्री इंश्योर करे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप उससे हल हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेक्रेटरी MSJE और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं, तो दोनों हमारी बात ध्यान में रखेंगे आगे भी, और जैसा हम उनको अप्रोच करते हैं तो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। आप इस इंडस्ट्री के सीजनल कंपेनर हैं, एक जायंट फिगर जिसे कहा जाता है। RBI में आप AGM है, आप जो आपका काम है वो तो चलता ही रहता है। इस तरह की कन्वेंशंस किस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाती है इनको भी कंडक्ट करवाना? ये तो बहुत अहम एक्टिविटी है, वरना तो ऑफिस घर हर कोई ही करता रहता है। लेकिन साल में 1-2 बार कम से कम ऐसी चीज़ें हो जाएं तो अपनी तरह की एक अनोखी चीज़ होती है। नागपुर से मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा, वो भी बैंक में अब जॉब करते हैं। तो एक सेक्टर से जुड़ना और बाकी जगह क्या हो रहा है, बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है, और एक बिलोंगिंगनेस जो आती है कि हाँ हम एक बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं, बड़ी मुहिम, बड़ी मूवमेंट का हिस्सा हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस भी उससे ज़बरदस्त बढ़ता है। और हम जो बात कहता है व्यक्ति अपने बैंक में, वो कॉन्फिडेंस से कहता है, उसको ये अकेलापन नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ तो कैसे सर्वाइव करूँ। तो ये एक बिलोंगिंगनेस वाली बात है। तो जो समय समय पे ऐसी चीज़ें इसलिए हम कराते रहते हैं हमेशा, और होती रहती है। आपको लगता है कि जो नॉन डिसेबल्ड आपके कोलीग्स हैं जी, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है इस तरह के कन्वेंशंस में? क्योंकि ब्लाइंड तो एक हद तक जो आए हैं, हाँ, उनको अपने इश्यूज के बारे में पता है, चैलेंजेस के बारे में पता है। हाँ, कुछ बारीकी चीज़ें जो आप लोग रिपोर्ट्स बताते हैं वो सबको नहीं पता होती, लेकिन वो अगर आएंगे तो ये पर्पस और ब्रॉडर लेवल पर आपका सफल होगा। बिल्कुल दानिश जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नॉन डिसेबल्ड लोगों को इस तरह के इवेंट्स में शामिल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमने ये देखा है कि नॉन डिसेबल्ड को डिसेबिलिटी के प्रति इतना जुड़ाव है नहीं, और एक दिन, पूरा दिन आके या कुछ भाग उसका दिन का ऐसे इवेंट्स में गुजारना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। नॉन डिसेबल्ड अपने आप को डिसेबल्ड से अलहदा समझते हैं, और इसलिए वो शायद उनको बुलाया भी जाए तब भी आना पसंद नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल उनको जोड़ना चाहिए, अलग अलग तरीके से जोड़ना चाहिए। नहीं आते तो कम से कम ऑनलाइन हम ये चीज़ें अपलोड करके आपके रेडियो उड़ान के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए भी उन तक पहुँचा सकते हैं। इस इवेंट के मेजर टेकअवेज क्या है?
इस इवेंट के मेजर टेक अवेज तो पहली बात तो जो बातें रखी गई इनॉग्रल सेशन में कि जो सर्कुलर्स इशू हुए हैं उनका कंप्लायंस इंश्योर करवाया जाए मिनिस्ट्री द्वारा, और स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस को बढ़ाने की जो जद्दोजहद 15 साल से जारी है वो आगे बढ़ाई जाए, अपने कंक्लूजन तक पहुंचाई जाए, ये भी है। और जो रेजोल्यूशंस हम अभी पास करने वाले हैं उनमें से एक ये है कि जो रिपोर्ट 2016 में बड़ी बनी थी वो हर साल ऐसी रिपोर्टें बना के मिनिस्ट्री को भेजी जाएं, पब्लिक के सामने लाई जाएं, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई और आगे दूसरी पारी इसकी खेली जाए। इस तरह से कई सारे जो रेजोल्यूशंस हम यहाँ अभी थोड़ी देर में पास करने वाले हैं जो अलग अलग सेशन से उभर के सामने बातें आई हैं, तो ये सारे इस कन्वेंशन के टेक अवेज में कहूँगा कि अगली कन्वेंशन कब होगी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने यहाँ पे नोट डाउन की है अगली बार आप और बेहतर करना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि हम हर साल ये अपनी कन्वेंशन अलग अलग शहरों में करें और लोगों को इससे जोड़ते रहें, डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड लोगों को भी इससे जोड़ते रहें, बाकी डिसेबिलिटी के लोगों को भी इससे जोड़ते रहें। तो जैसा मैंने कहा, एक तो नॉन डिसेबल्ड लोगों को जोड़ेंगे, दूसरे डिसेबिलिटी के लोगों को जोड़ेंगे, और बैंकिंग में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अलग अलग बैंकों के, या फिर अगर हम मिनिस्टर को बुलवा पाएं अगले साल तो और अच्छी बात होगी, ताकि हम कंटिन्यूअस बेसिस पर रिव्यू करें कि हम जो ध्येय लेके चले हैं, उद्देश्य लेके चले हैं, वो कहाँ तक हो पा रहे हैं। क्योंकि 3-4 साल बाद अगर आप मिलते हैं तो एक तरह से फिर से शुरुआत हो जाती है, एक तरह की बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो जाती है। लेकिन हर साल अगर ये चीज़ होती रहे तो कंटिन्यूअस उसका अवलोकन होता रहेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। जो लोग जो ब्लाइंड बैंकर्स हिस्सा नहीं बन पाए इस कन्वेंशन का, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं कहूँगा कि आप आया कीजिए, जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है आप प्रत्यक्ष रूप से आया कीजिए, नहीं आ सकते हैं तो परोक्ष रूप से जुड़ा कीजिए, उससे ऑनलाइन जुड़ा कीजिए, जो भी है, चाहे रेडियो उड़ान हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चैनल हो, कहीं से भी आपको इसकी जानकारी मिलती है तो आप सम्मिलित होइए इसमें, और हमारे साथ ईमेल से जुड़े रहिए, हमारी वेबसाइट से जुड़े रहिए, vibiva.org वेबसाइट है, तो मतलब एक हिस्सा बने रहिए। ये एक मूवमेंट है, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है, ये एक आंदोलन है जो सबके भले के लिए है। मैं तो कहूँ, मेरी तमस की राह में रानाइयाँ रहीं, फिर मुड़ के रोशनी की तरफ रुख नहीं किया। वाह, क्या बात है। तो इससे बढ़िया एंडिंग क्या हो सकती है? तो मुझे मालूम है कि इस तरह के इवेंट करवाने कितने चैलेंजिंग और मुश्किल होते हैं, और आपका बहुत ही सफल, आप सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, अपनी बातें रखी हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, दिस इज योगेश हियर, योगेश छाबड़ा। मेरा क्वेश्चन एसबीआई फाउंडेशन से है स्पेसिफिकली कि जब जो न्यूली रिक्रूटेड लोग होते हैं जो एसबीआई के, तो उनकी जो ट्रेनिंग डिफरेंट एसबीआईसी में या डिफरेंट सेंटर्स में होती है, तो उसके लिए एसबीआई फाउंडेशन एक कमेटी ऑफ अलग अलग स्टेट पे एक मेंबर क्यों नहीं विजुअली इम्पेयर्ड असाइन कर देती जो कि ट्रेनिंग दे सके? खंडू जी। Sir, as on 2019, I would say, we have a pool of 11 approved trainers जो DMD HR ने अप्रूव किए थे, तो टाइम टू टाइम हम उनको अप्रोच करते हैं, बट फ्रॉम अप्रैल onwards we are planning to expand it from all the circles. We want people to come and for the proceed for the trainings, like जैसे आप हो और भी बहुत सारे हमारे है employees, those are capable to take the trainings in the circle level. Yes, thank you. Good suggestion, Yogesh. I'm Sony Joseph from the senior from the Indian Office Bank. This JOS software and this conveyance allowance, our bank is not providing. What the solution? I have given several letters to liaison officer also. So JOS, sir. Okay. So JOS का एक ये सबसे बड़ा इशू है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। इसका what did you do from your side? You said you have given letters. Yeah. Letters to whom? Our liaison officer. Who's the licensing officer at regional office or at the corporate office? Yeah, we don't know to liaison officer. So see, I'll tell my experience regarding JOS and what I advise people. At times it clicks. You can agree or disagree on that and we'll discuss. The first step, if you're not getting JOS, give a written request to your branch manager. Wait for 7 days, give one more reminder to him. Next reminder needs to go to the regional head.
not beyond, not lower level, not even the HR. The next request should go to the regional head. Send a second reminder to regional head. Use your email. Everyone is having email, I believe. If you don't have an email, use your Gmail, no problem. Need not to write hard copy letter with signature. If he is also not hearing to you, if he is not forwarding, if you are creating something in black and white, he is bound to forward that request to the concerned vertical. But still, he has not forwarded. So you can directly write to the GMHR. And this really works. I am sure that first or second level may you will get the JAWS. Okay, PH conveyance also same thing. Nothing is happening. It's only 400 per month. That's also no. Yeah, please. I would like to say one thing. Rahul has suggested a path. That path can be followed. Okay. And even if you do not get JAWS, you can write to Viviva. Okay. Can we do it? Yes, but you up with the relevant authorities, even if they are not responsive, then of course you can write to If you Viviva. take all the steps, if you make your efforts, even if you do not get JAWS, please Why write not? to us. Yes. Then we will take up. Why not? Okay. Definitely. One suggestion: state level we will have to grow. So state level shall we have a committee? Each state we have committees because. Okay. Yeah, this thing is there. We have thought upon it. We have deliberated upon it. And after this session, AGM is there. So in there, we are going to say what we are going to do about it, right? So conference is not the, shall I tell them or in the AGM I'll tell them? Yeah, right. Okay. So we have decided state-wise, let us not go by the geography. Let us go by the bank. Every bank-wise Vibiva units are going to be created, right? That's good. So those units, they will be nominated by EC. There will be no elections or no, not like that. EC will select the people, maybe 2, 3, 5, whatever, maximum I think 5 is the thing. Less also will do. And one bank coordinator will be the chief of the unit. He or she will be the ex officio member of our executive committee. And those units have that responsibility of taking forward Vibiva's goals vis-a-vis that particular bank. So suppose JAWS nahi milta hai, you take it with your authorities, or you can approach the Vibiva unit in that bank and they will take up with the authorities, definitely. So units are going to be created. When they have to announce today, that amendment has to be done in the bylaws today, and after that thode dino mein we will declare the bank-wise units. Okay, thank you. Yes, any further questions? I just had one suggestion. Amar Jain this side. Yes. On the point when we are not getting JAWS, and as you're following the path suggested by Rahul Bhaiya, that you write to the branch and then regional head, etc., and then move forward, do mention two things. One is your equal opportunity policy, and especially mention rule 8 of rights of persons with disabilities rules, which requires you to kind of lay down in the equal opportunity policies that what facilities you are going to provide to the employees. And the second thing, which is very important, is also attach the DOPT circular of 2014, because once they see a kind of government circular which provides for budgeting and for providing of assistive aids, etc., it becomes much easier to convince people at a higher level. That's just my suggestion, I thought. Okay. Yeah, Amarji, this is also very taken very positively. So you wanted us to actually mix the actually whatever legal remedies are available for, like, which talks about our genuine rights, along with those government circulars, like as you mentioned about year 2014, and presenting these two sets of document as a representation. I think you meant to say the same, isn't it? That's right. Just make it part of your representation. Yeah. Thank you. Well taken, Amar. I see on my right somebody wants to ask something. Yes. Anybody? Yes, good evening everyone. I'm Monica. Yes, good evening. Yeah, Monica, please tell us. Sir, actually, license officer. First of all, sorry to interrupt you, Monica. Most welcome to the conference. You have traveled so far, we know, and we are really proud of you that you have to.
From Bhopal, Madhya Pradesh. Wow. Yes. Monica, you are from which bank? Indian Bank. Indian Bank. Assistant manager. Okay. Yeah, your question please. सर जैसे कि लाइसेंस ऑफिसर का जिक्र हुआ यहाँ पर, तो डिसेबिलिटी मैटर्स पे काम करता है, तो मैंने एक सर्कुलर रीड किया था अभी रिसेंटली कि लाइसेंस ऑफिसर्स मीटिंग बुलाता है क्वार्टरली, तो उसमें ST SC और ये OBC कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, बट डिसेबिलिटी सेक्टर का कोई भी नहीं था। तो मैं सजेशन देना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी सेक्टर्स के भी जो हायर बैंकर्स है, लाइक सीनियर मैनेजर हो या चीफ मैनेजर AGM हो, जो हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज़ हों, उनको भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में शामिल किया जाना चाहिए इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा। वेरी राइटली सेड मोनिका, एक्चुअली जी नहीं, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोले। मेरा सजेशन ये है कि जो लिएजन ऑफिसर होता है वो ST SC और जो भी और रिजर्व कैटेगरी जिसको मार्जिनलाइज कम्युनिटी भी बोलते हैं, उनको तो शामिल करते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए अलग से लिएजन ऑफिसर की डिमांड करें। दैट इज व्हाट इज मिक्स हो जाता है, हर चीज में हम मिक्स हो जाते हैं। So I'll share what our bank is doing on this. बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि nothing for us without us. ये लड़ाई तो सालों सालों से चलती आ रही है, लेकिन डिसेबल्ड के लिए नॉन डिसेबल्ड डिसीजन लेते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट। ये और जहां तक देखा गया जो लाइसेंसिंग ऑफिसर का काम है वो एडिशनल चार्ज या जो SC ST या अदर डिसेबिलिटी अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, और उनका सेंसिटाइजेशन तो मतलब ना के बराबर ही होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि वो रेगुलर बैंकिंग के कुछ न कुछ डिपार्टमेंट से भी अटैच्ड रहते हैं। जी, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। किस फॉर्मेट में? यूनियन बैंक ने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन बैंक ने एक इंक्लूजन सेल फॉर्म किया है HR में। उस इंक्लूजन सेल का काम ही यही है कि जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रिलेटेड कंप्लेंट्स, केसेस या CCPD के केसेस, RTIs या स्टाफ ग्रीवेंसेस विल गो टू हिम and he will put a note to the GM HR or CGM HR and get it resolved. Every region in the bank, we have 125 regional offices. Every region has an inclusion officer in HR. Okay, this is again an additional charge given to the HR officer only. But at corporate office level, inclusion cell is handled by an exclusive person. So you can also advocate for this thing at your bank, that we need an exclusive person and institutionalize the culture of inclusion in the bank. And rather asking one minute, let me also come with one other solution. I'll take your question also. Rather asking employees to ask to their management, which actually as it is who will bell the cat. So that kind of thing is there. So I remember that 2014 circular which mandates banks to create a committee. Why not to insist upon that committee which mandates that person with disability should also be its member, and the policies should be whatever policies to be formalized, it should be formalized with their consensus. So that kind of a structure, and of course Union Bank structure is not actually different from that, because if differently able will frame policy for themselves, that will only be the inclusive for them. Otherwise there is always possibility of exclusion, not understanding their actual needs and requirement. Good idea. So it's always better to focus on that issue, that thing which still is unimplemented. Let us focus on that implementation part. And I believe that we can have it as a resolution also, that we will see and ensure that all banks are having that committee, which was GRC. Yeah. So मैं इसमें सजेशन देना चाहूंगा, जो राहुल ने या और लोगों ने जो बात कही है जी, एक्चुअली होता क्या है, SC ST के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों बुलाया जाता है, आप लोगों को ये भी समझना होगा हम सबको। होता क्या है कि उनकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है और सोसाइटी बैंक के थ्रू अप्रूव्ड भी होती है, ठीक है, तो उनके पास मेंबर्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग वहां पे जो भी गाइडलाइंस बनती है, तो वो गाइडलाइंस जब बनती है उसमें यूनियन मेंबर्स भी होते हैं, SC ST के भी लोग होते हैं, वो सब लोग होते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम बहुत कम हैं
और हर बैंक के साथ अटैचमेंट हो पाए ना हो पाए बहुत मुश्किल भी है। तो मेरा सजेशन ये है कि हम जब आज की डेट में हमारे पास आज MSJI से भी लोग आए थे, DFS से भी लोग आए थे, तो हमें गवर्नमेंट के थ्रू ही ऐसी गाइडलाइन बनवानी होगी कि जो हमारी RPD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंगली नोडल ऑफिसर्स होने चाहिए। वो ऑफिसर्स पहली बात तो हर एक सेक्शंस के हों नोडल इंचार्ज, और मैं ये समझ सकता हूँ कि एक स्केल 3-4 का बंदा जो डिसीजन देगा GM हो सकता है उसको ना माने, लेकिन उस नोडल ऑफिसर्स की डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो DFS के डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को हो, ताकि कोई भी डिसीजन अगर बैंक ना माने तो DFS को रिपोर्ट जाए सीधा, और DFS फिर वहां से कुछ भी मानवा सकते हैं। क्योंकि बैंक में आप सबको ही पता है कि अगर गवर्नमेंट की ओर से कोई ऑर्डर आ गया है तो सब ऊपर से नीचे तक पैदल हो जाते हैं, सब दौड़ने लगते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा मुझे लगता है कोशिश करने की आवश्यकता है। थैंक यू। देखिए, ये सजेशन अपने आप में ज़रूर अच्छा है, पर इसको इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है। ठीक है, LO और GRC तो हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि RPWD एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए और बिल्कुल होनी भी चाहिए। अब जो LO है वो SC/ST से सही बात है खालिद जी की, कि इसीलिए मिलता है कि उनका रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है। अब यहाँ सवाल हम ये कहेंगे कि अगर हम वेबीवा को रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन का, तो क्यों हम वी आर ऑन ब्लाइंड एंड लो विजन बैंक एम्प्लॉइज, तो बैंक कहेगा आप सारे डिसेबिलिटीज का एसोसिएशन तो नहीं हो, तो हम आपसे फॉर्मली मिलें, रिकॉग्नाइज करें, वो तो नहीं होगा। अच्छा, LO जो PWD को अपॉइंट किया जाए और वो रिपोर्ट करे डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये इसलिए थोड़ा इम्प्लॉजिबल लगता है कि बैंक अपने एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कैसे डायरेक्ट MOF में रिपोर्ट करने देगा, नहीं करने देगा। नोडल ऑफिसर्स की डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, जो GM रैंक का बंदा होता है ना, जी जी, उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को होती है। लाइन तो नहीं है नहीं, पर फिर भी वो विदाउट टॉप मैनेजमेंट ऑफ बैंक थ्रू ही जाता होगा, बैंक के टॉप मैनेजमेंट के। डायरेक्ट एक बैंक का GM भी, चाहे वो SC/ST का लाइसेंस ऑफिसर ही क्यों ना हो, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करता है। दिस हैज टू बी वेरीफाइड, दिस हैज टू बी वेरीफाइड। अगर ऐसा है तो वो LO भी सेम पर्सन ही LO होता है PWD के लिए भी, तो PWD का इशू भी वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है अगर चाहे तो, अगर चाहे तो कर सकता है। क्योंकि अभी के हालत में तो ये है कि सेम पर्सन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं उसको, जो SC/ST का LO होता है वही PWD का भी LO होता है जनरली। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइसेंसिंग ऑफिसर से मैं मिला था और उन्होंने ही मुझे बताया। अच्छा, ठीक। हाँ, नहीं, हाँ, RTI तो एक टूल है, RTI पर बात नहीं हुई आज। लीगल में मैं चाहता था बात हो, लेकिन समय बड़ा कम था। तो RTI तो बिल्कुल है, लेकिन एम्प्लॉय खुद RTI फाइल करने से घबराते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हम कर सकते हैं, हाँ, बाहर से कोई कर सकता है, बिल्कुल बाहर से एसोसिएशन कर सकती है। RTI जरूरी नहीं है कि उसके लिए, और ऑर्गेनाइजेशन तो कर भी नहीं सकते इंडिविजुअल। बेहतर मैं एक स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ। हमने जो 2015-16 में वो जो सर्वे कंडक्ट किया था, उसके बाद उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमें बैंक्स का वर्जन चाहिए था। हमने मोर देन 40 क्वेश्चंस के लिस्ट बनाए थे और 3 सेट्स, एक बार में 12-14 ऐसे करके 3 सेट्स ऑफ हमने RTI लगाए थे। जस्ट इमेजिन 15-16 कितने सारे बैंक्स थे, सबके आंसर्स लेके कंपाइल करके कंपैरिजन करके, इट वाज अ जाइगेंटिक टास्क। वो हमने अपने आपस में वॉलंटियर लगा के अपने इंडिविजुअल नाम से, मेरे बैंक में उन्होंने भेजा, उनके बैंक में मैंने भेजा, ऐसे करके हमने RTI। तो ये आप आपस में भी कर सकते हैं छोटे छोटे इश्यूज के लिए, जानकारियां इकट्ठी करने के लिए। और अगर वाइड लेवल पे इस चीज को करना है तो ऑफ कोर्स हमारे पास वॉलंटियर्स भी है, आप सभी लोग हमारे से जुड़े, हम लोग मिलकर एक स्ट्रेटेजिक तरीके से RTI ऑब्टेन करेंगे और उसके कंपाइलेशन और कंपैरिजन के बाद में जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे उसको हाईलाइट करेंगे, व्हाट आर दोज शॉर्ट फॉल्स देयर, उसको हम लोग उजागर करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हम बिल्कुल ले चल सकते हैं रैना जी। एक और सजेशन, एंड रैना जी, आपके कुछ और एक आध सवाल थे, उस वक्त हम नहीं ले पाए। हम चाहेंगे कि अगर वो अभी भी आपके सॉल्व नहीं हो तो प्लीज पूछें। एक सजेशन, जैसे हम एक दो बात हुई थी, पार्शियल कैजुअली जी, इसमें क्या था कि 11th बाय पार्ट सेटल करके 37 पार्ट पे था ये स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन।
बट ऐसा हुआ कि अभी जब 11th बाय पार्ट सेटलमेंट बैंक आपको ये पता होगा कि आरआरबी ने लेटर ऑन ये की थी इसमें कुछ और क्वेश्चन रैना जी, क्वेश्चन प्लीज डायरेक्ट क्वेश्चन प्लीज दैट वही फॉर कैजुअल लीव्स स्पेशल कैजुअल आपको मिलती है आरआरबीज में? नहीं मिलती है जी, ये आपका प्रश्न है कि हमें नहीं मिलता है, कैसे मिले? लास्ट में 3 दिसंबर और 10 दिनों वाला स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलता है जी, ये अंडर नोटेड है सर, हम इसे नोट डाउन कर रहे हैं कि आरआरबी में आपके ये नहीं मिल रहा है। जहां तक हमारी मेमोरी साथ दे रही है, सर्कुलर्स के नाबार्ड को भी भेजे गए थे फॉर कंप्लायंस, और अगर ये नहीं हो रहे तो दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, वी विल लुक इनटू दिस। एंड माय सेकंड क्वेश्चन जो आपने उस टाइम नहीं हो पाया व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जहां पर जॉब्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉइज को, और 2 साल बाद 3 साल बाद उसको काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, जब उसकी प्रमोशन का डर आता है, प्रमोशन में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या उसकी अप्रेजल रिपोर्ट्स में उसके मार्क्स कम दिए जाते, जब उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हो, हाउ कम यू कैन अज्यूम दैट ही हैज वर्कड लेस और मोर? Got your point. You meant to say कि without providing a sword, someone is sent into battlefield to fight. You have to walk him full out of 20 out of it. रैना जी, बिना तलवार लिए मैदान में भेज दिए, लड़ाई कर लो और जीत के भी आ जाओ, हार जाता है तो कहते हो कि कैसे हार गए। मेरा यहाँ पे जो ओपिनियन है वो ये है कि हम लोग कहते हैं कि हमें जॉज नहीं मिला, मेरे बैंक में भी बहुत सारे केसेस है कि लोग कहते हैं कि जॉज नहीं मिला, ज्वाइन करे हुए 5 साल हो गए, 5 साल में एक चिट्ठी नहीं लिखी होती है उन लोगों ने। नहीं जी, मतलब मेरे साथ यहाँ पर यूनियन बैंक के कुछ लोग प्रेजेंट हैं, वो भी ऐसा अनुभव करते होंगे। मेरे पास इसका जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव एन एग्जांपल ऑफ हियर, कई बार चिट्ठी लिखी और मैंने खुद लिखी है। मैं आपकी दोनों है, दोनों चीजें हैं, लिखने पर भी नहीं मिलता है और कई लोग लिखते भी नहीं है, तो तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए जॉज के लिए जद्दोजहद तो करनी होगी, जॉज नहीं है तो तब तक एनवीडीए तो फ्रीली डाउनलोडेबल है, तो एनवीडीए भी यूज करें, ऐसा नहीं है कि ना करें, क्योंकि भाई ऐसा है कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो जी और अभी जो रिजर्वेशन प्रमोशन आया है, इन दोनों के लिए बाकी और भी इश्यूज में आप अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है विभाग को जी, कि आप सब आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा बैंक ने रिजर्वेशन प्रमोशन इंप्लीमेंट किया, कितने बिल्कुल। और अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग लीगल नोटिस, एटलीस्ट हमारे पास लॉयर्स होंगे, हम लीगल नोटिस दें। और खासतौर पे स्पेशल कैजुअल लीव की जब बात कर रहे हो, 4 वाला तो चलिए इजीली मिल जा रहा है, लेकिन जो 10 वाला है उसमें जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, जीएम रैंक का है, जो कि अप्रूव करता है, और आपको भी मालूम कि जीएम कितनी लीव्स अप्रूव करते हैं, तो हमें जरूरत है उसको थोड़ा सा कि सेम ऑफिसर जो सेम लीव अप्रूव करता है वो करे। बिल्कुल, नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है अप्रूविंग, ये तो डिफर कर सकता है, लेकिन ये सही बात है कि कुछ बैंक्स में नहीं मिलता है ये, तो इन सारी चीजों को आरटीआई और लीगल रूट के थ्रू किया जाएगा, नेक्स्ट सर्वे जो किया जाएगा, या फिर एक इशू बेस्ड भी किया जा सकता है, एक्टिविटी छोटी छोटी। बिल्कुल विभिवा करें, मतलब विभिवा हम आप ही हैं। बिल्कुल मतलब मेरे बैंक में कोई काम होगा हम भी करेंगे। बिल्कुल वही कह रहे हैं, है ना, करते ही है सर, साथ में काम मिलके ही कर रहे हैं। जी सब मिलके करेंगे, कोई उसमें हमारा उद्देश्य तो एक ही है सारी चीजों का, है ना। तो राजेश भाई, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेसफुल कन्वेंशन। मैं दानिशोर रेडियो उड़ान से, और मैं आप विभिवा को इनवाइट करता हूं रेडियो उड़ान पे कि आप मंथली, अगर अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से, वैसे तो प्लेटफॉर्म आपका ही है, लेकिन एटलीस्ट मंथली आप एक शो करें, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए जिसमें वो सर्कुलर्स को, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है तो बहुत सारे लोग टेक्निकली लैंग्वेज समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप हर वीक एक पॉलिसी या सर्कुलर को डिस्कस करें और हमारे माध्यम को यूज करके लोगों तक वो पहुंचाए। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू। हम इस पर करेंगे, या वीकली, फोर्टनाइटली, जैसा भी शो पॉसिबल हो पाया, तो या मंथली, जैसा भी हो पाया वो बातचीत करके मैं भी देना चाहूंगा सजेशन। जिस तरह से साइटेड पर्सन को बैंक ज्वाइन करता है, तो पेन और पेंसिल से ये नहीं पूछ के दी जाती कि आप कैसे लिखोगे,
तो जब वो बैंक ज्वाइंट बैंक करता है तो उसको जॉर्ज को उसी तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से पहला पैसे ये उसके लिखने का अगर उसे कितने लेकर लिखे या उसके कितने डिमांड के बाद क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए वो। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जॉब्स तो हमारे लिखने पढ़ने का टूल है, तो वो तो बैंक को उसी तरह देना चाहिए जिस तरह पेन पेंसिल दी जाती है ना। और राजेश सर, जस्ट टू ऐड टू इट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शायद इंडक्शन ट्रेनिंग के टाइम ही जॉस की रिक्वेस्ट ले ली जाती है और ट्रेनिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी रहती है कि वो जॉस डिलीवर करे टू दी कंसर्न स्टाफ। मुझे लगता है ये मॉडल बाकी बैंक्स में भी रेप्लिकेट होना चाहिए। Can I suggest a very creative solution to these problems? Section 78 of Right of Persons with Disabilities Act empowers the Chief Commissioner to report matters of non-compliance directly to the Parliament. What we have been doing अभी ऑफ लेट what we have been doing कि जैसे हमने मान लीजिए एक लेटर भिजवाया इंडिपेंडेंटली, से फ्रॉम मिशन एक्सेसिबिलिटी और फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और थ्रू लेट्स से डेटा एनोनिमाइज डेटा जो आप सपोज विभिवा हमें पास ऑन करे या बैंक एम्प्लॉइज हमें लिखे कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर नेम, वी राइट टू सीसीपीडी, बेसिस दैट सीसीपीडी सेंड्स अ लेटर टू द बैंक्स कि पहली चीज तो आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब फ्रॉम टुडे एंड पास्ट 3 years में आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कितने एम्प्लॉइज को असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है और कितने टाइम में प्रोवाइड करी है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव ज्वाइंड एंड आउट ऑफ देम हाउ मेनी यू हैव प्रोवाइडेड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल। सेकंड, how many who have of you as banks have constituted committees, and if we do not receive your reply within 3 months of issuance of this letter, the matter will be reported to the parliament. It serves as a very high pressure letter to the banks. और आइए 3 दशकों के बाद बड़े ही हर्ष के साथ आप सभी की ओर से आमंत्रित करता हूं आदरणीय सेक्रेटरी साहब को कि वो अपने आखिरी वचनों से, उनका सानिध्य हमें इस कार्यक्रम में आज मिला है, हमारा मार्ग प्रशस्त करें और आप सबके मध्य आकर जो अपना अनुभव है वो जरूर साझा करें। सर प्लीज। धन्यवाद। मैंने 4 महीने पहले इस विभाग का चार्ज लिया था, उससे पहले मैं सेक्रेटरी था स्किल्स डिपार्टमेंट में, और मुझे पिछले 4 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे लिए एक नया फील्ड था। तो इससे पहले के कुछ प्रसंग मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। 2008 में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो हमने वेब एक्सेसिबिलिटी को लेके, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को लेके एक वर्कशॉप किया। उसमें मुझे याद है कि यहाँ से मिनोचा साहब भी थे और मुंबई से जेवियर से सैम तारापुरवाला जी भी थे और जावेद का मुझे याद नहीं आ रहा है वो थे या उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम। तो मिनोचा जी ने या सैम ने बताया कि कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी तो आप सब लोग, हम मॉनिटर तो देख नहीं पाते तो आप मॉनिटर बंद कर दीजिए, हमें पता नहीं चलता तो माउस भी हटा दीजिए, कीबोर्ड बचा, कंप्यूटर के अंदर माइक इनबिल्ट है या आपके हेडफोन है या स्पीकर है कंप्यूटर में, उससे आप अपने खाते की वेबसाइट चला के दिखाओ। तब हम सबको एहसास हुआ कि हाँ क्या दिक्कत आती है और क्या सोल्यूशन भी हो सकता है। भारत में पहली बार उसी वर्कशॉप के बाद NIC के लोग भी थे उसमें, और जो पहली गाइडलाइंस आई कि WCAG लेवल 1 कम से कम होना चाहिए वेबसाइट्स में या लेवल AA होना चाहिए, इस टाइप की वेबसाइट। तो अभी 2-3 साल पहले उसको और सुधारा गया है उन गाइडलाइंस को। तो तब मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद 2011-12 में मुझे मौका मिला महाराष्ट्र वापस जाके महाराष्ट्र का IT सेक्रेटरी होने का। तब हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया, टेम्पलेट्स बनवाए और ताकि उससे जो PDF जनरेट हो
वो पूरी एक्सेसिबल हो। तो उसके बाद से मुझे याद है हमने 26 जनवरी 2012 से वो लॉन्च किया और महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पे लाखों ऑर्डर्स, लाखों, नॉट इन टेंस ऑफ थाउजेंड बट इन लैक्स, जो पिछले 10 साल में इशू हुए हैं वो काफी एक्सेसिबल फॉर्मेट में इशू हुए। तो अभी भी हम कई विभागों के साथ काम कर रहे हैं भारत सरकार में DPWD की तरफ से कि वेबसाइट्स एक्सेसिबल बने। एक्सेसिबिलिटी के भी कई मायने हैं। एक तो आजकल क्योंकि डिजिटल का जमाना है, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब लोग मोबाइल के फीचर्स बहुत अच्छे से यूज करते हैं, सारे फीचर्स। और मुझे याद है कि बॉम्बे में मैं एक कंपनी में गया, barrierbreak.com, शिल्पी कपूर की कंपनी है, तो मेरा बेटा अंशुल भी साथ में गया था। तो शिल्पी के पास एक उस टाइम तो जूनियर एम्प्लॉय था भावेश, तो वो भावेश ब्लाइंड है, पर भावेश ने मेरे बेटे को बताया, अंशुल तुझे आईफोन के चल नए फीचर सिखाता हूँ बहुत सारे। तो भावेश ने मेरे बेटे को बहुत नए फीचर सिखाए। और अभी मैंने शिल्पी से पूछा 2 महीने पहले कि भावेश क्या कर रहा है, तो शी सेड कि एप्पल का जो मेरा वर्टिकल है जिसमें 27 एम्प्लॉइज है, भावेश उनका इंचार्ज है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर के देशों में क्या है कि खासकर यूएसए में उनका सेक्शन 504, 508 काफी स्ट्रांग है और वहां लोग लीगल सिस्टम में उनको जल्दी से जो कंपनी का, जो हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का जो भी प्रोडक्ट अगर एक्सेसिबल नहीं है, कोर्ट में केस कर देते हैं, जल्दी से फैसला आ जाता है, दंड भी काफी भारी लगते हैं। तो इस वजह से चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे उनका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, काफी एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, क्या ATM हो और चीजें हो। और भारत में हम उस रास्ते पे चले हुए हैं कि करना है एक्सेसिबल हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी। मुझे याद है मैं 2003 से 7 भारत निर्वाचन आयोग में था, तो हमने सबसे पहले मेरे ख्याल से बेंगलुरु की एक असेंबली और गुड़गावा की एक असेंबली में 2004 के लोकसभा चुनाव में EVM पे ब्रेल के स्टिकर्स लगाए थे, ताकि विदाउट असिस्टेंस कोई ब्लाइंड है तो वो जाके अपनी मर्जी से वोट कर सके और कॉन्फिडेंटली, दूसरे को पता ना चले। अगर आप अपने दोस्त को लेके जाते हो साथ में, या किसी वाइफ या हस्बैंड को भी लेके जाते हो सकता है आप दोनों का पॉलिटिकल अलाइनमेंट अलग हो, एक बीजेपी को वोट डालना चाहेगा, कांग्रेस को और किसी को। तो ऐसा ना चुपके से आपकी बीवी साथ में गई, हस्बैंड साथ में गए, वो अपने पसंद का वोट लगवा ले आपसे। तो इसलिए वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब पठान मूवी के बारे में एक जजमेंट आई है कोर्ट से, बड़ी ही अच्छी जजमेंट है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के मायने क्या है उस कोर्ट में काफी अच्छे से बताया गया है। चाहे वो ब्लाइंड के लिए ऑडियो ट्रैक हो इस तरीके का, या डेफ के लिए क्लोज कैप्शंस हो, सबटाइटल्स के बियॉन्ड हो जाते हैं क्लोज कैप्शंस जाके, या इवन साइन लैंग्वेज में चीजें हो। तो जिस डिसेबिलिटी के लिए जो भी, जिसको हम रीजनेबल अकोमोडेशंस भी कहते हैं कई बार, कि जो भी सॉल्यूशंस हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, सोसाइटल सॉल्यूशंस हैं, हम उसमें आगे बढ़े हैं। तो ये तो हो गई एक तरह से वेब एक्सेसिबिलिटी वगैरह की बात। और आजकल आई एम श्योर कि बहुत लोग आप में से अलेक्सा और सीरी और ये फंक्शन पे बहुत अच्छे से यूज करते होंगे। तो इसमें मैं चाहूंगा, अभी हैकाथन भी हुए थे, उसमें कई बच्चों ने प्रोजेक्ट्स किए कि PDF से EPUB बनाने का और करने का। अभी मैंने जो जेवियर्स में और लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है बैंकिंग के बारे में, आप ज्यादा लोग बैंक से हो, कि बैंकों की एक्सेसिबिलिटी का। तो कई बार एक्सेसिबिलिटी में ना क्या होता है कि ज्यादा जोर आ देते हैं कि हमने रैंप बना दी बिल्डिंग में घुसने के लिए, और थोड़े रास्ते तक टैक्टाइल टाइल्स लगा दी तो उससे काम हो गया। उससे पूरा काम नहीं बनता। पहला तो कि जैसे व्हीलचेयर के लिए है तो दिल्ली में 500 मीटर भी सड़क पे पैदल चलना ही मुश्किल होता है, व्हीलचेयर तो कहाँ से चलेगी। बीच बीच में कोई एनक्रोचमेंट आ जाता है और कुछ आ जाता है।
ऐसी टैक्टाइल टाइल्स भी बिल्डिंग में लग गई तो थोड़े रास्ते तक होती हैं, उसके बाद फिर आप कमरा ढूंढ करो। उसमें अभी मैं IIT दिल्ली गया था, प्रोफेसर आपकी टीम के साथ भी बात किया, तो एक आईवे कंपनी है, उन्होंने शायद आरपी सेंटर एम से शुरुआत की थी, मुझे पता नहीं आप में से किसी का एक्सपीरियंस कैसा है। उन्होंने बेकर्स वगैरह लगाए, ब्लूटूथ से आपको मोबाइल बता देता है कि किस तरफ जाना है, अगर आपको भी टॉयलेट में जाना है या रूम नंबर 402 में जाना है ओपीडी में। तो मतलब इंटरनल नेविगेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा इस पे भी काम हो रहा है। जैसे IIT वाले मुझे बता रहे थे कि उन्होंने बसों पे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं और आपकी स्मार्ट केम के साथ या फोन के साथ वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बस स्टॉप पे खड़े और कह दिया ये बस की मैं वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही बस वो आ रही होती है वो आपको बता देता है कि बस नजदीक आ गई। तो इस तरह के थोड़े से ये टेक्निकल सॉल्यूशंस हो गए। फिर मैं अपने मंत्रालय में थोड़ा रिव्यू ले रहा था कि हमने हमारी किस तरह की स्कीम है, जैसे ब्रेल प्रेस की स्कीम, उसका हमने रिव्यू लिया। तो मुझे कई जगह पे उन्होंने बताया कि बच्चों को हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स देते हैं, तो कंप्यूटर की किताबें, संगीत की किताबें, छोटे बच्चों को कहानियों की किताबें, ये हम ब्रेल में नहीं देते। तो हमने वो निर्णय लिया कि चलो ये भी देंगे। अभी टैक्टाइल पेजेस का हमने कहा कि कम से कम हर साल हर बच्चे को 10 एक पेज टैक्टाइल वाले पेजेस भी दे दें ब्रेल के साथ साथ, ताकि वो टच करके भारत का नक्शा है या कोई मैथ्स के डायग्राम्स हैं या कोई इकोनॉमिक्स का पाई चार्ट है या कुछ भी है, तो वो भी टच करके वो समझ सके कि क्या है। दूसरा, जैसे फिर से मैं पठान मूवी पे आता हूँ कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ बिल्डिंग को एक्सेसिबल बना दिया वो काफी नहीं है। आपने जी ATM यूज करना है, ATM तक घुसने के लिए थोड़ा टैक्टाइल टाइल लगा दी, जब व्हीलचेयर चले गई, उसके बाद क्या? जो ATM आप खुद से ऑपरेट कर सकते हो कि सेफ्टी के साथ, फिर जो उसमें से नोट निकल रहे हैं वो आप समझ सकते हो कि कौन सा नोट निकला कि नहीं टच करके। तो सो एक्सेसिबिलिटी मीन्स एवरीथिंग। आप मंदिर में गए तो डेफ को आरती नहीं सुनेगी, तो आरती हम साइन लैंग्वेज में काफी कोशिश कर रहे हैं, कई मंदिरों से बात कर रहे हैं, गुरबानी की बात कर रहे हैं कि साइन लैंग्वेज में कर पाए। कोई ब्लाइंड है तो वो टच करके कर सके, हर जगह आप टच नहीं कर सकते मूर्ति को, उसका कोई छोटा सा मॉडल हो सकता है और हो सकता है क्या। ऐसे म्यूजियम्स में, अभी रेड फोर्ट म्यूजियम से जैसे हमारा बातचीत चल रहा है कि वो डेफ फ्रेंडली कैसे बने और ब्लाइंड फ्रेंडली कैसे बने, क्योंकि हर चीज आप छू के नहीं देख पाते म्यूजियम में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप कोई भी चीज ले लो, उसका जो कंटेंट है वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे रिलीजियस एक्सपीरियंस है, चाहे आप बैंक की ट्रांजैक्शन करने गए हो या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो जिस हद तक हम उसको एक्सेसिबल बना सकें उसमें करना है। फिर मैं काफी थोड़ा डेटा का एनालिसिस कर रहा था कि 5% रिजर्वेशन तो कर दिया गया है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, तो उसमें कितने लोग उसका फायदा ले पा रहे हैं। अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी को ले लो तो कितने बच्चे 5वीं तक पढ़ पाते हैं, उसके बाद क्या ड्रॉप आउट रेट हो जाता है। तो जनरल ड्रॉप आउट रेट है उससे कहीं ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है। फिर 10वीं तक कितने बच्चे पढ़ पाते हैं, फिर कितने बच्चे 12वीं पास कर पाते हैं, फिर उसमें से IIT IIM या BSc MA कितने बच्चे कर पाते हैं। इसमें भी अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और इसमें मैं भी इंटरनली भी काफी बात कर रहा हूँ, राज्यों से भी काफी बात कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे साइंस लैब्स की भी कौन सा भी मुझे बता रहे थे कि गुड़गांव में जो उनका स्कूल है वो उसमें साइंस लैब्स ब्लाइंड बच्चों के लिए काफी अच्छी बनाई है, तो उसको भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। फिर आ जाता है कि पढ़ाई के बाद हमने 4% नौकरियां रिजर्व की हैं सरकारी सिस्टम में और पब्लिक सेक्टर में, बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में। उसमें लकीली क्या हुआ कि सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया, 1% लोकोमोटर के लिए, 1% विजुअल के लिए, 1% बाकी। तो उसके कारण थोड़ा सा ब्लाइंड कम्युनिटी उधर ज्यादा मार नहीं खा रहा। उधर क्या है कि उधर आपको अच्छा मौका मिलता है कि जो
क्योंकि 1% रिजर्वेशन है। अब मसूरी एकेडमी में भी IAS में भी बच्चे आते हैं, हर साल 1, 2, 3 बच्चे आ जाते हैं जो पूरा बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं और फिर IAS में फील्ड पोस्टिंग्स भी करते हैं। और ऐसे ही लकीली बैंकों ने, इंडियन बैंक्स ने और इंश्योरेंस कंपनीज में इस पे ठीक ठाक काम किया है। तो मैं जी 2015-16 में 1.5 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी था इधर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, DFS में। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड पे भी था, IFCI के बोर्ड पे था। फिर 1 साल में CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का भी था, जिसका कोलकाता में हेडक्वार्टर्स है। तो बैंकों ने रिक्रूटमेंट में ठीक काम चल रहा है। ट्रांसफर के टाइम पे भी दे टेक केयर कि इधर उधर ज्यादा ट्रांसफर ना हो, या आपसे पूछ के हो, या जितना रीजनेबल अकोमोडेशन वो कर सकें वो करें। और दूसरा मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे आप में से लोग प्रमोशंस भी पा रहे हैं और मतलब फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक एंड पे आप कंप्यूटर या कुछ उस पे काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे भी जहां कस्टमर फेसिंग है उस पे भी कई लोग बैंकों में काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, उनकी पासबुक उठा के उसको मशीन में डाल के प्रिंट आउट भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो इसमें अगर आपका कुछ भी फीडबैक हो तो आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू दैट फीडबैक। फिर हम फाइनेंस में भी चर्चा कर सकते हैं अगर आप बोलोगे इस चीज में थोड़ा रीजनेबल अकोमोडेशन और होना चाहिए। फिर मैं अपनी मिनिस्ट्री के स्किल्स प्रोग्राम का भी देख रहा था, पर उसमें मैंने डेटा देखा कि हमारे स्किल्स प्रोग्राम में, क्योंकि जैसे लोकोमोटर वाले हैं उनके लिए कोई सिलेबस चेंज नहीं करने की जरूरत, ज्यादा लैब में ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं, तो तकरीबन 90% हमारा स्किल्स का लोकोमोटर में जा रहा है। ब्लाइंड और डेफ के लिए हमारे स्किल्स प्रोग्राम बहुत कम चल रहे हैं। अभी कल ही मैंने अपने सभी जितने हमारे एम्पायर ट्रेनिंग पार्टनर ETP बोलते हैं उन सबको फिर से लिखा कि पहले आप ब्लाइंड और डेफ के लिए भी प्रोग्राम चलाओगे ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। आप ब्लाइंड के लिए ब्रेल में कुछ मटेरियल लाना पड़ेगा, ऑडियो बुक्स लानी पड़ेंगी, टीचर उस तरीके से ट्रेन चाहिए। डेफ के लिए साइन और उसमें भी थोड़ा मटेरियल चाहिए और इंटरप्रेटर भी एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्किल में मुझे वो दिखा कि क्योंकि हमने सब क्लासिफिकेशन नहीं रखा हुआ तो ब्लाइंड और डेफ कम्युनिटीज को थोड़ा सा उसमें इन एसेंस घाटा हो रहा है कि उनको उस लेवल के प्रोग्राम्स नहीं मिल पा रहे जितने दूसरे डिसेबिलिटीज वालों को मिल पा रहे हैं। तो अपनी जितनी संस्थाएं हैं हम पूरा मंत्रालय की तरफ से उनके साथ काम करना चाहेंगे कि तीनों चीजों में, मतलब स्किल्स में भी जो एजुकेशन का 5% है, एक्चुअली कम बच्चे आ रहे हैं। फिर आपके नौकरियों में भी 4% है पर एक्चुअली कम बच्चे आ पा रहे हैं। इन तीनों के लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए अगर सरकारी नौकरियां पाने के लिए या हायर एजुकेशन में जाने के लिए, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम चलाना चाहूँगा ताकि हम प्रोडक्टिवली यूज कर पाए और आप भी जितनी एबिलिटीज है उनको यूज कर पाए। अभी 26 तारीख को राष्ट्रपति जी के घर पे ये होता है, एट होम प्रोग्राम होता है शाम को। तो उसमें मैं बात कर रहा था, ईरा सिंगल एक लड़की है, वो IAS में आई है और ने आप में से नाम सुना होगा, तो मैं उससे भी बात कर रहा था। तो ईरा टोल्ड मी कि आप हमने तकरीबन 3500 जॉब्स का सरकारी नौकरियों का ये किया है कि इसमें किस किस डिसेबिलिटी के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट ईरा टोल्ड मी कि सर आप उल्टा कर रहे हो, सरकारी नौकरियों में यह डिफाइन करना चाहिए कि कौन कौन सी एबिलिटीज है। यह नहीं कहना चाहिए कि हम इस डिसेबिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, चलो आ जाओ। ये उल्टा होना चाहिए कि कौन सी एबिलिटी है, वो एबिलिटी हम लोग पूरी करके दिखाएंगे, फिर हमें लोग। So in last 4 months I have learned a lot. तो बहुत से मेरे दोस्त भी बन रहे हैं जिनसे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। सामने अमर जैन भी बैठे हुए हैं। तो अमर ने एक अभी बैंगलोर में प्रोग्राम किया था, उसमें मैं गया था।
इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को पकड़ लिया 10-12 को, व्हाट्सएप को, जोमेटो को, स्विगी को, बाकियों को, उनकी वेबसाइट, उनकी मोबाइल ऐप्स का इन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड निकाला। उसमें व्हाट्सएप टॉप पे है कि काफी एक्सेसिबल है सब चीजों के लिए। और जोमेटो में जैसे इन्होंने थोड़ी बहुत कमी बताई, पर जोमेटो वाले भी कह रहे हैं कि ठीक है हम साथ में मिलकर पूरी करते हैं। तो उसमें कुछ कंपनियां आगे आ रही हैं, कुछ नहीं भी आ रही। पर अपने देश में भी यूएसए वाला सिस्टम नहीं है कि आप कंपनियों को कोर्ट में ले जाओ, झट से दंड लग जाएगा और वो सुधर जाएंगी। तो अभी हमारा गोवा में सीसी सभी स्टेट्स के जो कमिश्नर होते हैं उनके साथ भी मीटिंग था, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप खुले दिल से जजमेंट निकालो, लिबरल इंटरप्रिटेशन करके दंड मारना दंड मारो, ठीक है वो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इतना खर्चा होगा, उससे अच्छा वो सोचेंगे चलो एक्सेसिबल कर लेते हैं अपनी चीजों को, भेज देने की बजाय। इस तरह के काम करते रहना चाहिए। आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए कि इस चीज में एक्सेसिबिलिटी कम है या इस चीज में हमें जो हक है वो नहीं मिलता। और सरकार और मैं पर्सनली आप लोगों के साथ पूरी तरह से एकदम कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मुझे लगता है तालियां कम है, जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और सेक्रेटरी सर, आपके उद्बोधन से हमें इतना तो ज्ञात हो गया कि दिव्यांगता के विषय में और अन्य दिव्यांगता के विषय में भी आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, बहुत कुछ जाना है। और आपने जो बातें हमसे साझा की हैं, अपना जो विचार हमसे साझा किए हैं, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमारे सब साथियों को लाभ करेंगे और उसी में चल के जो भी आपने चीजें कही हैं हम उसको करने में पूरा प्रयास भी करेंगे आपके सहयोग से। और बहुत अच्छा लगा आपका सानिध्य, आपके आगे वर्षों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं।